एपिसोड 71 प्राची के ऊपर अटैक। अब आगे सिटी हॉस्पिटल, प्राची की केबिन। सौरभ ने अब तक प्राची को शांत कर दिया था। शांत होने के बाद प्राची सौरभ को देखते हुए सॉरी वह मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। सौरभ प्राची के चेहरे को देख, मुझे पता है सॉरी मत बोलो। प्राची अपनी सिर झुका लेती है, फिर सिर ऊपर करके मुझे मनीषा से सॉरी कहना होगा। मुझे भी तो सोचना चाहिए ना, वह खुद एक बच्ची है, वह एक बच्ची को हैंडल कैसे करेगी। वह सही है, उसे अबॉर्शन कर लेनी चाहिए। प्राची की बात को सुनकर सौरभ उसे देखते हुए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उससे बात करूंगा। प्राची सौरभ को देख, उससे बात करो और यह पता करो कौन है वह आदमी जिसे एक बच्ची पर रहम नहीं आई। मुझे अच्छे से पता है मनीषा कैसी लड़की है, वह कभी भी अपनी मर्जी से किसी के साथ फिजिकल नहीं हो सकती, जरूर उसके साथ जबरदस्ती हुआ है। पता करो कौन है वह, मुझे उसे इंसान को पनिश करना है। प्राची की बात सुनकर सौरभ थोड़ा घबरा जाता है। इस चीज़ के लिए नहीं कि उसे पनिशमेंट मिलेगा, इस चीज़ के लिए कि अगर प्राची को सच पता चला तो वह उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देगा और उससे नफरत करेगा और मनीषा को भी उससे दूर कर देगा, जो सौरभ नहीं चाहता था। सौरभ कुछ नहीं कहता और केबिन से बाहर चला जाता है तो प्राची अपने फ़ोन निकाल किसी को कॉल करके, हेलो मनीषा बोस के बारे में पता करो, वह किससे मिलती है, सब कुछ मुझे जानना है। प्राची की बात सुनकर उधर से एक आदमी कहता है, तुम्हारी काम हो जाएगा, कल शाम तक तुम्हें उस लड़की का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इतना कहकर उधर से कॉल कट हो जाता है तो प्राची एक गहरी सांस छोड़कर पीछे अपनी सिर टीका देती है। अंडरस्को शाम का वक्त। एक्स, मैक्स, श्रेया, अंकित, अग्रिम और हर्षद अपने चेहरे पर मास्क पहने ब्लैक लॉन्ग जैकेट पहना था। वो लोग बिल्कुल ब्लैक आउटफिट में थे और उनके मास्क जो उनके चेहरे को छुपा रहा था, वह सब एक बड़े से आलीशान विला के सामने खड़ा था, जिस विला के चारों ओर हजारों की तैनात में बॉडीगार्ड खड़े थे। एक्स सबको देखते हुए, सबको सब कुछ याद है। सभी अपनी सिर हाँ में हिलते हैं। मैक्स अंकित को देख, वह कहाँ है। अंकित अपना सिर झुका के, आप लोग अंदर जाए, मैं प्लान के हिसाब से उसे ले आऊंगा। सभी अपना सिर हाँ में हिलते हैं। श्रेया और अग्रिम विला के पीछे की ओर चला जाता है। हर्षद और मैक्स दूसरे साइड जाता है और एक दूसरे साइड अंकित भी चारों तरफ देखते हुए अपने रास्ते चला जाता है। सभी दूर से उन बॉडीगार्ड पर निशाना लगाकर उनको एक एक करके शूट करके करने लगता है। सभी के गन में साइलेंसर लगा हुआ था, जिससे कोई भी कुछ भी आवाज़ सुन नहीं पा रहा था, पर ऐसे एक एक करके बॉडीगार्ड के ऐसे गिर जाने से बाकी बॉडीगार्ड अलर्ट हो जाते हैं और एक बटन प्रेस करके अंदर सिग्नल भेज देते हैं। वही विला के अंदर अपने बेडरूम में बैठा मास्टर को जब सिग्नल मिलता है तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाता है। वह अपने रूम में चारों तरफ देखा है तो उसकी नज़र एक कोने में लगे कैमरे पर चला जाता है। मास्टर उस कैमरे को देखने के बाद फिर से आराम से चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, आओ एक्स मैक्स, मैं तो तुम लोगों का ही वेट कर रहा हूँ। श्रेया और अग्रिम पीछे की बॉडीगार्ड को मारकर पीछे की गेट से अंदर पहुंच चुका था। मैक्स ब्लूटूथ में कहता है, अग्रिम श्रेया तुम दोनों सेफ हो। श्रेया अपनी सिर हाँ में हिलाकर, यस मैक्स हम दोनों ही सेफ है और हम सेफली विला के अंदर पहुंच गए हैं और अंदर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। श्रेया की बात खत्म होते ही उधर से एक्स की आवाज़ सुनाई देता है, अगर अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है इसका मतलब उसका कोई और प्लान है, तुम लोग अभी विला से बाहर आओ फास्ट। अग्रिम झुंझला कर, यार ऐसे हम अपने शिकार को जाने नहीं दे सकते, हम बाहर नहीं जाएंगे। श्रेया को देख, श्रेया तुम बाहर जाओ। श्रेया अपनी सिर ना में हिलाकर, नहीं अग्रिम सर, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक्स धीरे से पर गुस्से में, मैं तुम दोनों को ऑर्डर दे रहा हूँ, अभी के अभी विला से बाहर आओ फास्ट। एक्स के आवाज में गुस्से को महसूस करके श्रेया कुछ नहीं कहती, पर अग्रिम अपना सिर ना में हिलाकर, मुझे पता है तू हम लोगों को बाहर निकाल कर खुद अंदर आएगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो प्लान हुआ था उसी के हिसाब से हम चलेंगे, लास्ट मोमेंट पर तू प्लान चेंज नहीं कर सकता। मैक्स इरिटेट होते हुए, तुम लोग झगड़ना बंद करो और अपनी प्लान पर फोकस करो और अपनी आंखें खोल कर रखो ताकि अगर तुम दोनों के ऊपर अटैक हो तो तुम दोनों उसका सामना कर सको। मैक्स की बात सुनकर श्रेया और अग्रिम दोनों ही सिर हिलाते हैं और फिर एक दूसरे को देखने के बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही एक्स भी दूसरी साइड से अंदर आ जाता है और सीधा सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर जाने लगता है। अंडरस्को तनिष्क का विला। प्राची हॉस्पिटल से आकर सीधा रूम में चली जाती है और फ्रेश होकर बाहर आकर अपने बैग से एक कार्ड निकाल कर उसे देखने लगती है और कुछ देर पहले की बातें याद करती है। फ्लैशबैक। प्राची हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो बाहर ही उसे 4 बॉडीगार्ड मिल जाते हैं जिनको तनिष्क ने उसके साथ भेजा था। उनको देख प्राची एक गहरी सांस छोड़कर उनके साथ अपने घर की ओर जाने लगती है। प्राची जा ही रही थी तभी अचानक एक पागल आदमी अपने हाथ में नाइफ लेकर प्राची के ऊपर अटैक करता है, पर वक्त पर बॉडीगार्ड प्राची को बचा लेते हैं। प्राची घबराई हुई नज़र से उसे पागल आदमी को देखती है जिसे बॉडीगार्ड मार रहे थे। प्राची जल्दी से बॉडीगार्ड को रोकते हुए, रुको मत मारो उनको, उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है।
प्राची की बात पर बॉडीगार्ड रुक जाते हैं और एक बॉडीगार्ड उस आदमी को पकड़ लेता है। प्राची उस आदमी के चेहरे को देखती है, उसे उस आदमी का चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रही थी पर वह पहचान नहीं पा रही थी। प्राची बॉडीगार्ड को देख, छोड़ो उनको। बॉडीगार्ड प्राची को हैरानी से देखता है तो प्राची फिर से कहती है, मैंने कहा छोड़ो उनको। प्राची की बात सुनकर सभी बॉडीगार्ड अलर्ट हो जाते हैं और वह बॉडीगार्ड उस आदमी को छोड़ देता है, पर उस आदमी के छोड़ते ही वह फिर से प्राची के ऊपर अटैक करता है। पर तब तक एक औरत प्राची को खींच लेता है जिससे वह आदमी फ्लोर पर गिर जाता है और बॉडीगार्ड फिर से उसे मारने लगता है। तो प्राची जल्दी से उसे औरत से अपना हाथ छुड़ाकर बॉडीगार्ड को रोकते हुए, मत मारो उनको, एक कम करो उनको, अस्पताल के अंदर ले जाओ, वहां उनकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। प्राची की बात सुनकर सभी बॉडीगार्ड प्राची को देखते हैं। वह लोग बस यही सोच रहे थे कि कहाँ उनकी बॉस, जिसकी आंखों से अगर कोई आंख भी मिला ले तो भी वह उनका बुरा हाल कर देते हैं, और कहाँ उनकी लेडी बॉस जिसे एक आदमी मरने की कोशिश कर रहे हैं पर फिर भी वह उस आदमी को छोड़ने को कह रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। सभी बॉडीगार्ड के चेहरे पर प्राची की नेचर को देखकर स्माइल आ जाते हैं। दो बॉडीगार्ड उस आदमी को पकड़ हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं। प्राची अपने पीछे खड़े औरत को देखती है जिन्होंने शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी। वह दिखने में काफी खूबसूरत थी और उनकी उम्र करीब 40-45 के आसपास लग रही थी। प्राची उनको देख, थैंक यू आंटी। वह औरत मुस्कुराकर अपने बैग से कार्ड निकालकर प्राची को देते हुए, यह अपने पास रखो, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। इतना कहकर वह औरत जाने लगती है तो प्राची उनको रोकते हुए, आप कौन हैं? मुझे लग रही है मैंने आपको कहीं देखा है, क्या हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं? वह औरत हल्का मुस्कुराकर प्राची को देख, याद करने की कोशिश करो, याद आ जाएगी, और जब याद आ जाए तो इस कार्ड में मेरी कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस भी है, फोन कर लेना या फिर मेरे घर आ जाना। इतना कहकर वह औरत चली जाती है और प्राची वहीं पर खड़ी उनको देखती रहती है। तो एक बॉडीगार्ड कहता है, मैं चले। प्राची उस बॉडीगार्ड को देख अपनी सिरहा में हिलती है और फिर सभी विला के लिए निकल जाते हैं। फ्लैशबैक एंड। प्राची अपने दिमाग पर जोर लगाते हुए याद करने की कोशिश कर रही थी, उसने उस आदमी और औरत को कहाँ देखा पर उसे याद ही नहीं आ रही थी। बहुत देर तक सोचने के बाद प्राची एक गहरी सांस छोड़कर, मुझे जानना होगा कौन है वह आदमी, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया, क्या बस पागल है इसलिए? और वह औरत, वह मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे थे? उन्होंने ये क्यों कहा कि उनकी कार्ड मुझे जरूरत होगी? वह बहुत ज्यादा पहचाना लग रही है मुझे, पर याद क्यों नहीं आ रही है? मैंने उनको कहाँ देखा? उनकी बातों से भी मुझे लगा मैं उनसे पहले भी मिल चुकी हूँ और वह मुझे अच्छे से जानते हैं। प्राची यह सब सो रही थी, तभी एक मेड डोर पर नॉक करता है तो प्राची अपने सोच से बाहर आकर उसे मेड को अंदर आने को कहती है। मेड अंदर जाकर अपनी सिर झुका के, मैम आप डिनर क्या करना पसंद करेंगे? प्राची मेड को देखते हुए, अपने सर से पूछ लो। मेड प्राची को देखते हुए, सर तो विला में नहीं है और उन्होंने कहा है वह आज घर नहीं आएंगे, तो हम आपसे पूछ कर देना। प्राची आंखें छोटी करके, घर नहीं आएंगे मतलब कहाँ गए हैं वह? मेड अपनी सिर झुका के, सॉरी मैम हमें पता नहीं है सर कहाँ गए हैं, हमें इसकी इजाजत नहीं है कि हम सर से यह पूछ सके वह कहाँ जा रहे हैं। प्राची अपनी सिर हिलाकर, कोई बात नहीं तुम ना एक कम करो, मैगी बना दो, मैं मैगी खाकर सो जाऊंगी। मेड अपनी सिर हाँ में हिलाकर रूम से बाहर निकल जाते हैं। प्राची कुछ सोचते हुए, ऐसा भी क्या करने गया है जो रात को घर नहीं आएगा? अपनी आंखें बड़ी करके, कहीं इसका फिर से किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं? इतना सोचकर प्राची जल्दी से अपनी फोन निकाल नंबर स्क्रॉल करने लगती है, तभी उसे याद आती है उसके पास तो तनिष्क का नंबर ही नहीं है। प्राची उदास हो जाती है पर फिर वह खुद पर ही गुस्सा करते हुए, क्या कर रही हूँ मैं? वह कहीं भी जाए, किसके साथ भी जाए, इससे मुझे क्या? इतना कहकर प्राची अपनी सिर झटक अपने साथ लाए पेशेंट की कुछ फाइल को पढ़ने लगती है। _ एक्स उसी रूम में जाता है जिस रूम में मास्टर है। रूम में जाते ही मास्टर जो चेयर पर बैठा था वह एक्स को देखते हुए, आओ एक्स आओ बैठो, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। एक्स बिना एक्सप्रेशन के मास्टर को देखते हुए, स्टीफन और रोबोट कौन है? मास्टर हंसते हुए एक्स को देख, मतलब मैं जितना सोचता था तुम्हारा IQ लेवल उससे भी ज्यादा है, तुम्हें पता चल गया स्टीफन रोबोट दो अलग अलग इंसान हैं। एक्स मास्टर की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, जो पूछा उसका जवाब दो, कौन है ये दोनों और कहाँ है? मास्टर चेयर से उठकर एक्स को देख, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तुम्हें सच सच बता दूंगा, जैसे तुम आर्मी को ट्रेनिंग दिया जाता है ना किसी भी कीमत पर अपने देश के साथ गद्दारी ना करने का, वैसे ही हमें भी ट्रेनिंग दिया जाता है किसी भी कीमत पर अपना मुंह ना खोलने का। तो तुम मुझे मार डालो, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कौन है वह दोनों, मास्टर ने बेफिक्री से कहा। जिसे देख एक्स अपने हाथों की मुट्ठी भींच देता है और मास्टर के पास आकर उसके चेहरे पर एक मुक्का मार मास्टर के संभालने से पहले उसके सीने पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे मास्टर पीछे वॉल से टकराकर फ्लोर पर गिर जाता है और उनके मुंह से खून निकलने लगता है।
पर अभी भी मास्टर के चेहरे पर स्माइल था, जिसे देख एक्स उनके पास जाता है और उनके चेहरे को पकड़ ऊपर करके, पहली बार किसी क्रिमिनल को अपने मौत को देखने के बाद भी ऐसे हंसते हुए देख रहा हूँ क्या तेरे जैसे, तेरे वो स्टीफन और रोबोट भी है जो मरने से नहीं डरते। अब तक वहां पर सभी आ चुके थे, अंकित भी सिया के मुंह और हाथ बंद के उसे खींचते हुए ला चुका था। सृष्टि अपने पापा को इस हालत में देखकर रो रही थी, छूटने के लिए छटपटा रही थी, पर वो कुछ कह नहीं पा रही थी और न अंकित के हाथ से छूट पा रही थी। अपने मुंह में ये खून को थूककर मास्टर एक्स को देखते हुए, जब मैंने इंडिया में अपना पहला कदम रखा तभी मुझे पता था मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। मुझे अपने गुनाह के लिए पछतावा हो रहा था तब जब मैंने अपनी बेटी को उस हालत में देखा, जिस बेटी को मैंने बचपन से नाजों से पाला है, छोटी सी खारोच भी नहीं आने दिया। आज मेरे वजह से उसने न जाने क्या क्या चाहा। मुझे पछतावा हो रहा था, क्यों मैंने अपने देश से गद्दारी की, क्यों मैंने उनसे हाथ मिलाया। इसलिए पहले ही मैंने एक्सेप्ट कर लिया था अपनी मौत को। मैक्स मास्टर के पास आकर मास्टर को पकड़ उसे उठाकर, अगर तुम्हें इतना ही रिग्रेट हो रहा है अपने किए कारनामों पर तो तुम बात क्यों नहीं देते, कौन है स्टीफन और रोबोट। मास्टर मैक्स को देख, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने अपने देश से गद्दारी कर लिया, अब मैं फिर से गद्दारी नहीं करूंगा। मास्टर की बात सुनकर एक्स उसके चेहरे पर एक मुक्का मार देता है, पर मास्टर नीचे नहीं गिरता क्योंकि मैक्स ने उसे पकड़ा हुआ था। एक्स मास्टर को मार रहा था तभी अचानक उन तीनों के कान में एक प्यारी सी रोती हुई आवाज पड़ती है, डैड ये लोग कौन है, आपको क्यों मार रहे हैं, आप ये सब क्या कह रहे हैं, गद्दारी कैसे गद्दारी। अंकित सामने आकर मास्टर को देख, अगर अपनी प्यारी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो बता दो कौन है रोबोट और स्टीफन। मास्टर अपना सिर ना में हिलाकर, मार दो, पर फिर भी मैं नहीं बताऊंगा कौन है रोबोट और स्टीफन। मास्टर इतना कह ही रहा था तभी एक्स कहता है, हाँ मार दो उसे, हम ही पता कर लेंगे कौन है स्टीफन रोबोट। एक्स की बात सुनकर सभी एक्स को देखने लगते हैं जो साइड में पड़े मास्टर के फोन को लेकर खेल रहा था, जिसे देख सभी समझ जाते हैं और मास्टर के चेहरे पर गुस्सा दिखाने लगता है। मैक्स और अग्रिम मास्टर के पेट पर एक साथ लात मारता है तो मास्टर थोड़ा दूर जाकर गिरता है। मैक्स कहता है, तू तो थोड़ी देर पहले कह रहा था तू पछता रहा है अपने देश के साथ गद्दारी करके, और तू हमें नहीं कह सकता कौन है स्टीफन और रोबोट क्योंकि तू उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ठीक है, हम मान लेते हैं तेरा बात, क्योंकि अब तू नहीं, तेरा फोन हमें बताया कौन है स्टीफन और रोबोट। मास्टर सभी को गुस्से में घूरते हुए फिर अपने हाथ को पीछे लेकर सिर झुका के, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन कहते हैं ना मरने से पहले हर किसी का लास्ट विश पूरा करना चाहिए, तो मैं एक्स और मैक्स का चेहरा देखना चाहता हूँ, यही मेरा लास्ट विश है। एक्स मास्टर के पास आकर उसकी आंखों में देखते हैं, हम तुझ जैसे गद्दारों का लास्ट विश भी पूरे नहीं करते। एक्स के इतना कहते ही मास्टर अपने हाथ को आगे करके एक्स के राइट शोल्डर राइट चेस्ट पेट पर नाइफ चल देता, जिससे वहां से खून निकलने लगता है। क्या अब प्राची को पता चल जाएगी सौरभ और मनीषा के बारे में? क्या होगा जब प्राची को पता चलेगी सौरभ मनीषा को कैसे फोर्स करके उसके साथ फिजिकल हो रहा है? क्या एक्स जान पाएगा कौन है स्टीफन और रोबोट? एपिसोड 72 तनिष्क को क्या हुआ? अब आगे तनिष्क का विला। तनिष्क, प्राची जो सो रही थी वह अचानक चिल्ला कर उठ बैठी है और जल्दी से अपने पास में देखती है तो वहां पर तनिष्क नहीं था। प्राची को याद आती है, मेर ने कहा था तनिष्क आज घर नहीं आएगा। प्राची पूरी तरह से पसीने से लथपथ थी, वह जल्दी से टेबल से पानी का गिलास उठकर पानी पीती है और सामने वॉल पर लगे बड़े से घड़ी में टाइम देखी है तो अभी रात के 2 बजे बज रहे थे। प्राची खुद को शांत करके, मेरा दिल ऐसे घबरा क्यों रही है? तनिष्क ठीक तो है ना? मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ फिर उसके बारे में सोचती हूँ क्यों? प्राची सिर झटक, नहीं मैं नहीं सोचूंगी, उसे जो चाहे वह हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राची खुद को समझने की कोशिश कर रही थी पर उसे अपने अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, बार बार रह रहकर उसे तनिष्क का ख्याल आ रहा था जिससे उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। प्राची अपनी सिर पकड़, नहीं मुझे पता करना होगा तनिष्क कहाँ है। इतना सोचकर प्राची जल्दी से अपने फोन को साइड से लेकर किसी को कॉल करती है पर पहले रिंग में कॉल रिसीव नहीं होता, जिससे प्राची फिर से कॉल करती है। इस बार कॉल रिसीव होता है और उधर से एक लड़के की आवाज सुनाई देता है जो अभी शायद आधी नींद में था। कौन है? इतनी रात को क्यों कॉल किया? प्राची जल्दी से, अर्नब भाई मैं प्राची बोल रही हूँ। प्राची की आवाज सुनकर अर्नब झट से उठ बैठता है और फिर फोन में देखता है तो वहां पर प्राची का नाम शो हो रहा था। अर्नब जल्दी से फोन अपने कान में लगाकर, प्राची इतनी रात को तुमने कॉल किया? प्राची अपनी सिर हिलाते हुए, हाँ अर्नब भाई वह तनिष्क जी अभी तक घर नहीं आए और मैंने सुना है वह ऑफिस के किसी काम से आज घर नहीं आ रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं वह अभी कहाँ है? अर्नब अपना सिर खुजलाते हुए, ऑफिस का काम? पर प्राची आज तो बॉस ने जितना सारा भी मीटिंग था सभी कैंसिल कर दिया और बस तो सुबह से ऑफिस भी नहीं आए, वह तो अपने घर में ही थे।
अर्नब की बात सुनकर प्राची एकदम चुप हो जाती है। प्राची को ऐसे चुप देखकर अर्नब, जो अभी भी हल्का हल्का नींद में था, अचानक उसके आंखें बड़ी हो जाती है और वह अपना सिर पीटते हुए, यार बॉस ने कहा है, मतलब कुछ सोचकर कहा होगा, और मैंने तो बॉस की पूरी बात ही पलट दिया। अब अगर बॉस को पता चलेगा मैंने प्राची को सारा सच बता दिया तब तो मैं गई। अर्नब इतना सोचकर जल्दी से कहता है, अरे हाँ याद आया, एक मीटिंग था उसके लिए ना बॉस बाहर गए हैं, आते आते कितना टाइम लगेगा यह मुझे नहीं पता, बॉस को ही पता है, तो मैं बॉस से बात करता हूँ, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा या फिर तुम खुद बॉस को कॉल करके पूछ लो। प्राची थोड़ी धीरे से कहती है, आपको झूठ कहने की जरूरत नहीं है ना भाई, और प्लीज उनको मत बताना, मैंने आपको कॉल करके उनके बारे में पूछा। गुड नाइट और सॉरी इतनी रात को आपको डिस्टर्ब करने के लिए। इतना कहकर प्राची कॉल कट कर देती है। अर्नब अपने फोन को घूरते हुए लगता है, मेरे वजह से अब इन दोनों के बीच और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। वही प्राची जो एकदम शांत हो गई थी वह चुपचाप बेड पर लेट जाती है, पर उसके अंदर की बेचैनी अभी भी काम नहीं हो रही थी। प्राची अपने अंदर की बेचैनी को कम करके सोने की कोशिश कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। दूसरी तरफ मास्टर अपने हाथ में पड़े नाइफ को चालाकी से टेबल के नीचे फेंक देता है और सभी को देख डेविल स्माइल पास करता है। एक्स जख्मी होने के बावजूद अपने जेब से गन निकाल के मास्टर के कलाई पर गोली चाला देता है, जिस मास्टर की एक चीज निकल जाता है और उनके हाथ से खून निकलने लगता है। सृष्टि जो तब तक होश में आ चुकी थी, अपने डैड की ऐसी हालत देख वह किसी तरह अंकित से छूटकर भागते हुए अपने डैड के पास आती है और रोते हुए उनकी कलाई को पकड़ सबको गुस्से में देखने लगती है, साथ में उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। मास्टर सृष्टि को देखते हुए, प्रिंसेस मुझे माफ कर दो, मैं एक अच्छा डैड नहीं हूँ, मेरी वजह से आज तुम इस हालत में हो, अपने डैड को माफ कर देना, तुम्हारा डैड बहुत बुरा है। अंकित सृष्टि को पकड़ मास्टर से दूर कर अपने पास ले आता है और उसे श्रेया के पास देकर, इसे पकड़ के रख। सृष्टि रोते हुए श्रेया से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर श्रेया उसे नहीं छोड़ती। अंकित मास्टर के पास जाकर उसके उस कलाई को अपने जूते से मसलते हुए, जब तूने कह दिया तू एक बुरा पिता है तो ये भी बता दे क्यों तू बुरा है, तेरी बेटी भी तो जाने उसका डैड कितना महान है। एक्स जिसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा दिख रहा था पर फिर भी वह आंखें खोल के सामने देख रहा था। मैक्स एक्स के पास आकर, तुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, जल्दी से चल। एक्स मैक्स को देखते हुए, मैं कब अपने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए हॉस्पिटल जाने लगा, सख्त आवाज में, मैं ठीक हूँ। मैक्स और कुछ कहता कि इतने में मास्टर की आवाज उनके कानों में पड़ता है, जो कह रहा था, मैंने अपने हाथों से अपने वाइफ को मारा है, क्यों ना मरता, वह मेरे हर काम के बीच में आ जाता था, स्कूल टाइम से उसे मैं प्यार करता था पर उसने कभी मुझे भाव नहीं दिया। कॉलेज कंप्लीट हो जाने के कुछ साल बाद वह मेरे पास आई, मैं भी उससे प्यार करता था तो हम दोनों ने शादी कर लिया, पर तब तक मैं बदल चुका था, मेरा आदत बन चुका था हर रात नए लड़कियों को अपने बिस्तर पर लाने का, और यही आदत उसे पसंद नहीं थी, हमेशा मेरी नाक पर दम करके रखती थी, मुझे अपनी आदत छोड़ने को कहती थी, क्यों छोड़ूं मैं अपना आदत, मेरा लाइफ है, मैं अपने लाइफ के साथ कुछ भी कर सकता हूं, पर नहीं, उसने ऐसा नहीं करने दिया। एक दिन मैंने प्लान बनाया, मैं उसे मार दूंगा, और जब मैं उसे मारने गया तब मुझे पता चला वह प्रेग्नेंट है और मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैंने और 1 साल उसे झेल लिया, और जैसे ही सृष्टि की जन्म हुई मैंने उसे इस दुनिया से आज़ाद कर दिया। उसने मुझे थप्पड़ मारी थी, उसके बदले मैंने उसे जिंदा जला दिया, और उसके साथ जो उसकी बहन थी मैंने उसे भी जला दिया, और फिर अपने गर्लफ्रेंड से शादी किया। कुछ साल बाद हम सब अमेरिका शिफ्ट हो गई, क्योंकि तब तक मैं काले कारनामों के साथ जुड़ चुका था, मैंने अपने देश के साथ गद्दारी कर लिया था। मास्टर उर्फ संजय ग्रोवर की बात सुनकर सृष्टि हैरान थी, वह कुछ कहना चाहती थी पर उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। अंकित सृष्टि के पास जाकर उसके मुंह से टेप को हटा देता है तो सृष्टि मास्टर को देख, पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप मॉम को कैसे मार सकते हैं, मॉम तो अमेरिका में है ना, वही तो मेरी मॉम है। अंकित श्रेया को घूरते हुए, इडियट तुम्हें समझ में नहीं आती, तुम्हारी रियल मॉम को तुम्हारे इस डैड ने जिंदा आग लगाकर मार दिया और फिर अपने गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, जिसे तुम अपने सो मॉम जानते हो, वह तुम्हारी रियल मॉम नहीं है। अंकित की बात सुनकर सृष्टि बेहोश हो जाती है, वही एक्स जिसे अब पूरी तरह से बेहोशी छा रहा था वह अंकित को देख, अंकित इसका काम खत्म करो। अंकित एक्स की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिलता है और अपने जेब से गान निकाल मास्टर के पास जाकर उसे देखते हुए, एक बात बताओ, तू तो मर जाएगा पर तेरी बेटी वो यहाँ रह जाएगी। 5 साल पहले तूने अपने बेटी को बचाया था ना, तेरी बेटी ने एक फैमिली को मार दिया, उसकी सजा दो, तेरे बेटी को अब मिलेगा। 5 साल तक तूने अपनी बेटी को बचाया पर अब तो तू नहीं रहेगा, तो तेरे बेटी को कौन बचाएगा रे। मास्टर गुस्से में अंकित को देख, मेरे प्रिंसेस पर एक खरोच भी अगर है न तो। मास्टर की बात सुनकर अंकित हंसते हुए उसके दोनों शोल्डर पर गोली मार देता है और फिर उसके सीने पर और उसके फोरहेड पर, जिससे मास्टर की वहीं पर डेथ हो जाती है। सभी मास्टर को देख रहे थे, तभी उनके कान में किसी चीज के गिरने की आवाज आता है। सभी पीछे देखते हैं तो एक्स अब तक फ्लोर पर गिर चुका था, वह बेहोश हो गया था, उसके बॉडी से काफी ज्यादा खून बह गया था।
अग्रिम और मैक्स जल्दी से एक्स को उठता है और वहां से ले जाते हुए, हर्षद अंकित रूम को अच्छे से साफ कर दो, कोई प्रूफ है या नहीं उसे भी मिटा दो। इतना कहकर वह दोनों एक्स को लेकर चले जाते हैं और अंकित सृष्टि को अपने गोद में लेकर जाते हुए, तुम दोनों साफ कर दो, मैं जरा इसे इसकी जगह में पहुंचा दूं। इतना कहकर अंकित सृष्टि को लेकर चला जाता है और हर्षद श्रेया एक दूसरे को इग्नोर करके रूम को साफ करने लगती है। अंडरस्को हाईवे। अग्रिम कार ड्राइव कर रहा था और पीछे सिद्धार्थ तनिष्क को लेकर बैठा था। सिद्धार्थ कुछ सोच रहा था, जिसे सोच सिद्धार्थ अग्रिम को देखा। अग्रिम कार को तनिष्क के विला की और मोड़ ले, हम तनिष्क के विला जाएंगे। अग्रिम कंफ्यूज होकर, तनिष्क के बिना क्यों? हमें तो अभी तनिष्क को जल्द से जल्द हमारे सीक्रेट अस्पताल ले जाना चाहिए ताकि उसकी इलाज हो सके, वह जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। सिद्धार्थ अग्रिम को देख, तू भूल रहा है तनिष्क की वाइफ खुद डॉक्टर है, उसके विला में ही उसका इलाज होगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर अग्रिम सिद्धार्थ को देखता है, जिसके चेहरे पर स्माइल था, जिसे देख सिद्धार्थ के चेहरे पर भी स्माइल आ जाता है और वह कर को तनिष्क के विला की ओर मोड़ लेता है। अंडरस्को तनिष्क का विला। प्राची अभी भी बैग पर करवट ले रही थी, उसे नींद ही नहीं आ रहा था। प्राची घड़ी पर टाइम देखी है, जहां पर अब 4 बजे बजने को थे। प्राची उठकर बेड पर बैठ जाती है और झुनझुनाकर, यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बार बार उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, वह शायद अभी किसी लड़की के साथ। इतना कहते कहते प्राची चुप हो जाती है और अपना सिर झटक, मत सोच। कहते कहते प्राची अपनी सिर पकड़ कहती है, ये सिर कितना दर्द कर रही है और अब सोने का भी क्या फायदा, 4 बजे तो बज ही गए। एक काम करती हूँ, कॉफी पीकर मिस शर्मा की फाइल देख लेती हूँ। इतना कहकर वह बेड से उतर रूम की डोर खोल के बाहर आती है और सिर पकड़ के सीढ़ियों से नीचे आकर किचन की ओर जाने लगती है। किचन में आकर प्राची अपने लिए कॉफी बनाने लगती है और कॉफी बनाकर जाकर सोफे पर बैठ जाती है। प्राची कॉफी के पहले शिप लेने ही वाला था कि तभी वह सामने से चलते हुए अग्रिम और सिद्धार्थ को देखता है। अग्रिम के कंधे पर तनिष्क था। तनिष्क को ऐसे देख प्राची की हाथ से कॉफी का कप गिर जाता है और वह भागते हुए उनके पास जाकर, तनिष्क को क्या हुआ? प्राची के चेहरे पर तनिष्क को देख डर साफ साफ नजर आ रही थी। प्राची तनिष्क को देखता है, जिसका व्हाइट शर्ट खून से लाल हो गया था, जिसे देख प्राची के आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्राची को ऐसे इतना ज्यादा डरते देख सिद्धार्थ उसे समझाते हुए, प्राची तुम इतना ज्यादा मत डरो, तनिष्क के ऊपर हमला हो गया था इसीलिए वह थोड़ा जख्मी हो गया है। सिद्धार्थ को देख थोड़ा गुस्से में, आप लोग कहाँ गए थे जो ऐसे हमला हो गया? बॉडीगार्ड नहीं था क्या? और यहाँ पर क्यों ले आए हैं, हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? बातें करते हुए वह लोग रूम में आ जाता है और तनिष्क को बेड पर लेट देता है। अग्रिम प्राची को देख, हम उसे ले जा सकते थे हॉस्पिटल, बट वह बहुत दूर है और तुम डॉक्टर हो तो इसीलिए हमने उसे यहाँ ले आया, क्योंकि अगर वह यहाँ होगा तो भी उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। प्राची जल्दी से तनिष्क के पास आकर उसके शर्ट को निकलते हुए, तो आप लोग खड़े क्यों हैं, मदद करिए मेरी। अग्रिम और सिद्धार्थ अपना सिर हाँ में हिलाकर प्राची की मदद करने लगती है। सिद्धार्थ और अग्रिम मिलकर तनिष्क के शर्ट को निकाल देता है। तब तक प्राची जल्दी से रूम से बाहर जाकर पानी गर्म करके ले जाती है और जैसे ही तनिष्क के जख्मों को देखती है तो उसकी रूह कांप होती है। तनिष्क के शोल्डर में कट का निशान बना हुआ था, जो काफी बड़ा और गहरा था। राइट चेस्ट पर भी गहरा चोट का निशान था और साथ में उसके पेट पर भी चाकू घोंपने का निशान था। ये सब देख प्राची की हाथ पैर कांप रहे थे। प्राची की हालत देख अग्रिम धीरे से सिद्धार्थ के कान में कहता है, यार कहीं हमने तनिष्क को यहाँ लाकर उसके जान खतरे में तो नहीं डाल दिया ना। प्राची कैसे घबरा रही है, वह तनिष्क का ट्रीटमेंट कैसे करेगी? सिद्धार्थ अग्रिम को देख धीरे से कहता है, प्राची से अच्छी तरीके से तनिष्क का ट्रीटमेंट और कोई नहीं कर पाएगा। वह उससे प्यार करता है तो वह अपनी जान दे देगा, पर तनिष्क को कुछ नहीं होने देगा। और प्राची वाल के फेमस डॉक्टर में से एक है, नंबर 2 पोजीशन में आता है वह। सिद्धार्थ की बात सुनकर अग्रिम कुछ नहीं कहता और वह दोनों एकटक प्राची को देखने लगते हैं, जो अब तक खुद को संभाल के तनिष्क के बॉडी से खून को साफ कर रही थी। अंडरस्को इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे और मनीषा अपने घर के बाहर डोर पर टेक लगा कर बैठी कांप रही थी। उसे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। उसके पूरे बॉडी में लाल और पर्पल निशाने थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से पिटा हो और ऊपर से आसमान में भी बादलों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही वक्त में बारिश शुरू हो जाएगी। मनीषा डोर पर अपना हाथ मारते हुए, पापा दरवाजा खोलिए ना, अभी बारिश शुरू हो जाएगी, मुझे बहुत ठंडी लग रही है, शायद मुझे बुखार हो गई है, प्लीज पापा पूरी रात तक मैं यही हूँ, प्लीज पापा दरवाजा खोलिए। पर मनीषा की किसी भी बात का उधर से कोई जवाब नहीं आता। मनीषा पूरी रात ऐसे ही वहां पर बैठी थी और अपने पापा को दरवाजा को खोलने को कह रही थी, पर उसके पापा ना तो दरवाजा खोल रहे थे और ना उससे बात कर रहे थे। अब मनीषा की हिम्मत भी कम होती जा रही थी, उसके गले से आवाज भी धीरे से निकल रही थी और ठंड से वह जमाती जा रही थी। ऊपर से बिजली भी चमकने लगी थी।
मनीषा रोते हुए आसमान को देखती है और फिर सोचने लगती है कैसे कल उसके पापा ने उसे एक होटल रूम में जाने को कहा था पर मनीषा वहां नहीं गई, जिस कारण उसके पापा ने गुस्से में उसे बहुत मारा और फिर उसे घर के बाहर निकाल दिया। ये सब सोचकर मनीषा रोने लगती है और रोते रोते वहीं बेहोश हो जाती है। अपने पापा की इतनी बड़ी सच्चाई और उनकी मौत की खबर जानने के बाद सृष्टि क्या करेगी? अंकित सृष्टि को कहाँ ले गया? क्या सच में सिद्धार्थ और अग्रिम ने तनिष्क को हॉस्पिटल ना ले जाकर उसके जान को खतरे में डाल दिया? क्या प्राचीन तनिष्क को बचा पाएगी? क्या मनीषा को कोई बचाने आएगा? एपिसोड 73 तनिष्क के होश में आना। अब आगे प्राची जो तनिष्क के पास बैठी हुई थी, तनिष्क के हाथ में ड्रिप लगा हुआ था और उसके शोल्डर चेस्ट पेट पर बैंडेज लगा हुआ था। तनिष्क को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया था। सिद्धार्थ और अग्रिम ने सारा इंतजाम उसके रूम में ही कर लिया था। तनिष्क का बहुत ज्यादा खून बह गया था और सिद्धार्थ ने उसे खून दिया था, इसलिए वह भी अभी आंखें बंद करके रेस्ट कर रहा था। प्राची अपना गर्दन घुमा के अग्रिम को देख, रिपोर्ट कब तक आएगा? हमें जल्द से जल्द जाननी होगी अभी भी तनिष्क के बॉडी में पॉइजन है या नहीं, क्योंकि वह पॉइजन बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर ये थोड़ा भी तनिष्क के बॉडी में रहा तो तनिष्क को। इतना कहते कहते प्राची चुप हो जाती है तो अग्रिम कहता है, डोंट वरी भाभी, अर्नव रिपोर्ट लेने गया है, वह जल्दी ही आ जाएगा, पर पता नहीं इतना लेट क्यों हो रहा है उसे। प्राची अपनी फोन निकाल अर्नव को कॉल करती है पर अर्नव कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, जिससे प्राची परेशान हो रही थी। अग्रिम तनिष्क को देखते हुए अपने मन में कहता है, कमीना मास्टर मरने से पहले भी झूठ कह रहा था। हाँ, उसे पछतावा हो रहा है अपने देश के साथ गद्दारी करके। अगर ऐसा है तो मरने से पहले तनिष्क के ऊपर हमला क्यों किया, और वह भी पॉइजन से जी तो कर रहा है, इसे जिंदा करके फिर से मार दूं। सिद्धार्थ अपनी आंखें खोल अग्रिम को देख ऐसे, मन में उसे गाली देने से वह जिंदा नहीं हो जाएगा तो गाली देना बंद कर। प्राची उन दोनों को देख, अग्रिम भैया किसे गाली दे रहे हैं? अग्रिम प्राची को देख, उसी को जिसने तनिष्क का ये हाल किया। प्राची तनिष्क को देख, आप लोग पता लगाए ना कौन है वह, उसे सजा मिलना चाहिए। दोनों प्राची को देखते हुए अपना सिर हाँ में दिला देते हैं। तभी रूम में अर्नब आता है और एक रिपोर्ट प्राची को देते हुए, सॉरी वह मैं लेट हो गया, एक्चुअली मनीषा को हॉस्पिटल एडमिट करने के चक्कर में थोड़ा। प्राची रिपोर्ट को लेती है और मनीषा की बात सुनकर अर्नब को देख, मनीषा को अस्पताल में एडमिट कराया, मतलब क्या हुआ है? अर्नब कहने वाला था तभी प्राची की फोन बजने लगती है तो प्राची कॉल रिसीव करती है। प्राची का कॉल रिसीव करते ही उधर से डीन कहती है, प्राची तुम फिर से आज हॉस्पिटल नहीं आए, तुम करना क्या चाहते हो? डॉक्टर नहीं बनना तो छोड़ दो डॉक्टरी। प्राची एक गहरी सांस छोड़कर, सॉरी डीन, पर मैं 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल नहीं आ सकती, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब है और मुझे उनकी केयर करनी होगी, आई एम सॉरी। इतना कहते ही डीन की कोई बात सुने बिना प्राची कॉल कट कर देती है और फिर रिपोर्ट को ध्यान से देखने लगती है। रिपोर्ट को देखने के बाद प्राची रिपोर्ट को साइड में रखती है तो अर्नब जल्दी से पूछता है, बस ठीक तो है ना? रिपोर्ट में क्या है? वह मैंने रिपोर्ट अभी तक देखा नहीं। प्राची तीनों को देख, डोंट वरी, पॉइजन निकल चुकी है, उनके बॉडी में पॉइजन नहीं है, अभी वह बिल्कुल सेफ है। इतना कहते हुए प्राची के चेहरे पर एक स्माइल थी जिसे देख बाकी तीनों के चेहरे पर भी स्माइल आ जाता है। सिद्धार्थ पूछता है, तनिष्क को होश कब तक आएगा? प्राची तनिष्क को देख, 24 घंटे के अंदर होश आ जाएगी। सभी अपना सिर हाँ में हिलते हैं। अर्नव सबको देख, आप तीनों ने तो शायद कुछ भी नहीं खाया होगा सुबह से, मैं एक काम करता हूँ, आप तीनों के लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। इतना कहकर अर्नब जाने लगता है तभी सामने से ऋचा और राकेश आता है। उन दोनों को देख अर्नब कहता है, मेरे साथ चलो। इतना कहकर अर्नब जाने लगता है तो प्राची उनको रोकते हुए, अरे भाई आप रुक जाए, मैं सबके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। प्राची की बात सुनकर सभी प्राची को देखने लगते हैं। ऋचा प्राची को देख, नहीं लेडी बॉस आप क्यों लेंगे, हम हैं ना, मैं अभी जाकर। सिद्धार्थ सबको रोकते हुए, विला में बहुत सारे मेड है, वह खाना बना सकते हैं, तो सभी यहाँ पर बैठो और एक मेड को ऑर्डर दे दो जिसे जो भी खाना है। सभी सिद्धार्थ को देखते हैं। ऋचा सिद्धार्थ को देख जैसे अपनी आंखें झपकना ही भूल जाती है। ऋचा को सिद्धार्थ को ऐसे देखे थे देख आकेश उसके उंगली को पकड़ मोड़ते हुए, वह बॉस की भैया है, बॉस तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे, वैसे भी बॉस के भैया, बॉस से कुछ काम नहीं है। ऋचा धीरे से, यार कितना हैंडसम है, बिल्कुल बॉस की तरह, पता नहीं ये हैंडसम लड़कों को इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता है, इतना एटीट्यूड क्यों है इनके अंदर, हम जैसे लड़कियों को भाव ही नहीं देता। इतना कहते हुए ऋचा उदास हो जाती है तो आकेश उसे घूरते हुए, मैं भी तो हैंडसम हूं ना, पर मुझ में जरा भी एटीट्यूड नहीं है और ना मैं गुस्सा करता हूं, पर तुम तो कभी मुझे नहीं देखते। आकेश की बात सुनकर ऋचा अपनी सिर ऊपर करके आकेश को देखती है जो उसे घूर रहा था, जिसे देख ऋचा अपनी नजरें झुका लेती है। वह कुछ कहना चाहती थी पर आकेश उसकी सर था जिससे वह कुछ भी नहीं कह पाती। अंडरस्को सिटी हॉस्पिटल VIP वार्ड।
मनीषा सो रही थी पर सोते हुए भी उसे फील हो रहा था कोई उसके सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेर रहा है, जिसे महसूस करके सोते हुए भी मनीषा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। मनीषा की नींद धीरे धीरे खुल रही थी और उसे अभी भी अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस हो रही थी। मनीषा जब अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि उस वार्ड में वह अकेली थी। मनीषा चारों ओर देखती है और झट से उठ बैठती है। उसे अपने पूरे बॉडी में काफी ज्यादा पेन महसूस होती है। मनीषा पूरे वार्ड को देखते हुए हैरानी से, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? वीआईपी वार्ड, यहाँ पर मुझे कौन ले आया? मैं तो अपने घर के बाहर थी। मनीषा याद करने की कोशिश कर ही रही थी, तभी वार्ड में एक नर्स आती है जो मनीषा को जानती थी। वह मनीषा को देख, मनीषा तुम उठ गई। मनीषा के सिर पर हाथ रख, तुम्हारी बुखार भी कम हो गई है, तुम अभी कैसा फील कर रहे हो? मनीषा अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लाकर, मैं तो ठीक हूँ, पर मैं यहाँ कैसे? मुझे यहाँ पर कौन ले आया? और ये तो वीआईपी वार्ड है, मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया? मनीषा की सवाल पर वह नर्स मनीषा को देखते हुए, एक हैंडसम लड़का तुम्हें यहाँ पर एडमिट करके गया है, क्या नाम? अर्नब नाम कह रहा था। अर्नब रॉय, उनको थोड़ी जल्दी थी तो वह जल्दी ही चले गए, पर उन्होंने कहा है वह तुमसे मिलने आएगा बाद में। मनीषा अपना सिर हिलाकर मन में रहती है, मतलब अर्नब भैया मुझे यहाँ ले आए हैं। वह नर्स मनीषा को चेक करके वार्ड से बाहर चला जाता है। तभी मनीषा अपने सिर पर हाथ रख, कुछ देर पहले तो मुझे फील हो रही थी कोई मेरे सिर को सहला रहा है, क्या यह मेरी भ्रम थी, कोई सपना? फिर मनीषा अपनी सिर झटक देती है और अपने हाथ को देखती है जहां पर ड्रिप लगी हुई थी। मनीषा एक गहरी सांस छोड़कर फिर से बेड पर लेट जाती है। तभी उसे वार्ड में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। मनीषा साइड में देखती है तो उसकी आंखें डर से फैल जाती है। सौरभ मनीषा के वार्ड में आया हुआ था और वह मनीषा को घूरते हुए उसके पास ही आ रहा था, जिसे देख मनीषा डर गई थी। सौरभ मनीषा के पास आकर बैठ जाता है और मनीषा के पेट पर हाथ रख मनीषा को घूरते हुए, तुम मेरे बेबी को मारना चाहते हो? मनीषा सौरभ को देख, आप तो बेबी नहीं चाहते इसलिए? सौरभ अपनी आंखें छोटी करके, क्या मैं तुम्हें कहा मैं बेबी नहीं चाहता? मनीषा सौरभ को देखा, आपने ही तो कहा था आप नहीं चाहते मैं आपके बेबी को जन्म दूं। सौरभ मनीषा के चीन को कस के पकड़, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करो, यह मेरा बेबी है तो अगर इसे कुछ भी किया चाहे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे ये बेबी चाहिए। मनीषा अपनी सिर झुका के, पर मुझे नहीं चाहिए अभी, बस मैं 18 की हूँ और अभी मैं। सौरभ का पकड़ मनीषा के चीन पर कस जाता है और वह दांत पीसते हुए, तुम कैसी माँ हो जो अपने मुंह से अपने बेबी को मारने की बात कर रहे हो? मनीषा जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे वह सौरभ को देख रूंधे गले से, मैं नहीं चाहती यह बेबी आए, क्योंकि अगर वह आएगी तो हर पल मुझे बस यही लगेगी कि यह मेरे साथ हुए अपराध की निशानी है, नफरत की निशानी है जो उसके पापा मुझसे करते। इतना कहते हुए मनीष सौरभ की आंखों में देखती है तो सौरभ का पकड़ मनीषा के चीन पर ढीला पड़ जाता है और वह गहरी सांस छोड़ मनीषा को देख, तुम इस बच्चे को कुछ नहीं करोगे, यही फाइनल है। मनीषा कुछ भी नहीं कहती, बस दूसरी साइड देखने लगती है तो सौरभ मनीषा को ध्यान से देखते हुए, तुम्हारे ऊपर किसने हाथ उठाया? मनीषा सौरभ को देख, आपको इससे क्या? प्लीज आप यहाँ से जाए, मुझे नींद आ रही है। सौरभ मनीषा से और कुछ पूछना चाहता था पर मनीषा अपनी आंखें बंद कर लेती है। सौरभ को मनीषा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है, पर अभी मनीषा बहुत ही ज्यादा वीक थी, जिससे सौरभ अपने गुस्से को पीकर वार्ड से बाहर निकल जाता है। सौरभ के जाते ही मनीषा अपनी आंखें खोल डोर को देखती है और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अंडरस्को एक अंधेरे कमरे में एक लड़की बेहोश पड़ी थी। धीरे धीरे उस लड़की को होश आने लगती है तो वह लड़की उठ बैठती है और चारों तरफ देखती है जहां पर बस अंधेरा ही अंधेरा था। उस लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह चिल्लाती है, डैड। ये सृष्टि थी जिसे अंकित ने इस अंधेरे रूम में बंद करके रखा था, जो अब तक बेहोश पड़ी थी। अपने डैड के बारे में सोचकर सृष्टि रोने लगती है। तभी डोर ओपन होता है और रूम के लाइट्स ऑन हो जाते हैं। सृष्टि सामने देखती है तो सामने अंकित था। अंकित को देख सृष्टि और ज्यादा रोने लगती है और उठ के दौड़ते हुए अंकित के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, सर आप यहाँ आए हैं, आपको पता है कल कुछ लोग मुझे किडनैप करके ले गए थे, उन्होंने मेरे डैड के ऊपर टॉर्चर किया, प्लीज आप मुझे अपने पापा के पास ले जाएंगे, मुझे यहाँ से ले चलिए। सृष्टि अंकित को हक करके रोते हुए ये सब कह रही थी पर अंकित कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, जिससे सृष्टि अपना सिर ऊपर करके अंकित को देखती है और कहती है, सर आप यहाँ पर ऐसे खड़े क्यों हैं? चलिए यहाँ से जल्दी, नहीं तो वह लोग आ जाएंगे। अंकित सृष्टि को देखते हुए अपने चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल ले आता है, जिसे देख सृष्टि की पूरे शरीर कांपने लगती है और वह अपने हाथों को आगे करके कुछ सोचते हुए, सर क्या आप ही वह है? अंकित कुछ नहीं कहता, बस सृष्टि को एक डेविल स्माइल पास कर देता है तो सृष्टि अंकित के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए, आपने ऐसा क्यों किया? आप एक टीचर होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं?
मेरे डैड कहाँ हैं? क्या किया है आप लोगों ने उनके साथ? मुझे डैड के पास जाना है। अंकित सृष्टि की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, जाओगे तुम भी अपने डैड के पास ही जाओगे, पर अभी नहीं, पूरी पहले तुम मेरे टॉर्चर को झेलोगे उसके बाद जाओगे। सृष्टि गुस्से और कंफ्यूजन की मिले झूले भाव से अंकित को देखती है तो अंकित कहता है, तुम्हारी बाप अब इस दुनिया में नहीं है बेबी, तुम्हारी बाप ऊपर नर्क में है जहां तुम भी जाने वाले हो, पर तुम्हारे जाने में अभी भी बहुत टाइम है, तुम्हें पहले अपने पनिशमेंट पूरे करने होंगे उसके बाद तुम जाओगे। सृष्टि रोते हुए अंकित के पास आती है और उसे मारते हुए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप झूठ कह रहे हैं, मेरे डैड को कुछ नहीं हुआ। अंकित सृष्टि के हाथ को पकड़ उसके पीठ पर मोड़ देता है और उसे पीछे धकेल देता है जिससे सृष्टि फ्लोर पर गिर जाता है। अंकित सृष्टि को देख, तुम्हारे साथ मजाक करने का मेरा जरा भी मूड नहीं है और आज से तुम इस अपार्टमेंट की नौकरानी हो और अब तुम्हारी नींद खुल गई है तो अभी से अपना काम स्टार्ट कर दो। सृष्टि रोते हुए अंकित को देख रही थी, वह अपना सिर न में हिलते हैं, मैं कुछ काम नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। अंकित सृष्टि को देख, अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो तुम्हारी प्यारी फ्रेंड लिली करेगी, हम उसे भी उठा कर ले आएंगे, क्या तुम ये चाहते हो? अंकित की बात सुनकर सृष्टि गुस्से में उसे देखने लगती है तो अंकित उसके गुस्से को इग्नोर कर, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मेरे आते आते पूरा अपार्टमेंट साफ होना चाहिए और रात का डिनर भी रेडी रहना चाहिए क्योंकि मेरे आते आते रात हो जाएगा, मेरे कुछ कपड़े हैं उसे भी अच्छे से वॉश करके रखना। इतना कहकर अंकित उस रूम से बाहर निकल जाती है। अंडस्को तनिष्क का विला। रात का वक्त। अब तक सभी अपने अपने घर चले गए थे, किसी को भी तनिष्क की हालत के बारे में नहीं बताया गया था, बस सिद्धार्थ, अग्रिम, अर्नब, ऋचा, आकेश ही जानते थे। प्राची रूम में आती है और सामने देखकर हैरान रह जाती है और जल्दी से बेड के पास जाके तनिष्क जो उठकर बैठने की कोशिश कर रहा था उसे लेटाते हुए, उठने की कोशिश मत करो, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। तनिष्क प्राची को देखता है और प्राची के चेहरे पर अपने लिए फिक्र देखकर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होता है, पर साथ में उसे सिद्धार्थ और अग्रिम पर गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि उन्होंने उसे ऐसे प्राची के सामने लाकर उसे टेंशन में डाल दिया था। प्राची तनिष्क को देखता है जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा है, जैसे देख प्राची जल्दी से उससे दूर हो जाती है, पर जैसे ही वह तनिष्क के पेट को देखते हैं तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है क्योंकि तनिष्क के पेट के जख्मों से खून निकलने लगा था जिससे उसका बैंडेज बिल्कुल लाल हो गया था। प्राची जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आती है और तनिष्क के चेहरे को एक नज़र देखी है जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। प्राची जल्दी से तनिष्क की ड्रेसिंग चेंज करने लगती है। तनिष्क जो कुछ ज़्यादा ही दर्द होने का एक्टिंग कर रहा था जिसे सच समझ की प्राची भी बहुत ही ध्यान से उसका ड्रेसिंग कर रही थी। ड्रेसिंग हो जाने के बाद प्राची तनिष्क को देख, अगर तुम्हें होश आ गया है तो ऐसे उठने की कोशिश ना करके तुम्हारे हाथ के पास ही रिमोट रखी हुई है, उसे प्रेस करने ही होता, इससे सबको पता चल जाता तो मैं होश आ गया है। तनिष्क मुंह बनाकर, मैं बेहोश था, मुझे कैसे पता होगा, तुमने मेरे हाथ के पास ये रिमोट रखा हुआ है जिसे प्रेस करने से सबको पता चल जाएगा मैं होश में आ गया हूँ। प्राची अपना सिर हिलाकर, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तनिष्क प्राची के चेहरे को देखता है, प्राची की आंखें जो सुजी हुई थी उसकी आंखों के नीचे हल्के से डार्क सर्कल्स भी आ गए थे। तनिष्क प्राची को घूरते हुए, तुम कल रात सोए नहीं क्या और तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? तनिष्क की बात सुनकर पारसी थोड़ी हैरानी से तनिष्क को देख, तुम्हें कैसे पता? तनिष्क प्राची को घूरते हुए, तुम्हारी चेहरा बता रही है, पहले से ही सूखी हड्डी हो, अब क्या कंकाल बनना है, जल्दी से जाकर कुछ खा लो। प्राची तनिष्क को घूरते हुए अपनी सिर नाम हिलाकर, मुझे भूख नहीं है, भूख लगेगी तो मैं खुद खा लूंगी, तुम रुको मैं तुम्हारे लिए सूप ले आती हूँ। तनिष्क प्राची को जाते हुए देख, अपने लिए भी डिनर ले आना, नहीं तो मैं सूप नहीं पीऊंगा। प्राची तनिष्क के पास आकर उसे उंगली दिखाकर, ब्लैकमेल करना बंद करो, अगर तुम्हें नहीं पीना तो मत पियो, कोई जबरदस्ती नहीं है, वैसे भी तुम पियो जियो मरो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राची की बात पर तनिष्क अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है। इतना कहकर तनिष्क उठकर बैठने की कोशिश करता है तो प्राची जल्दी से तनिष्क को लेटाते हुए, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? उठने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तनिष्क प्राची को देख, तुम क्यों मुझे रोक रहे हो? तुमने तो कहा तुम्हें मेरे जीने से मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राची एक गहरी सांस छोड़कर, ठीक है मैं अपने लिए डिनर ले आता हूँ, पर मेरे डिनर करने से पहले तुम्हें सूप और मेडिसिन दोनों लेना होगा। तनिष्क अपना सिर ना में हिलाते हुए, तुम पहले डिनर करोगी उसके बाद मैं अपना डिनर और मेडिसिन लूंगा। प्राची अपनी सिर नाम हिलाते हुए, नहीं। तनिष्क अपना सिर हिलाकर, ठीक है। इतना कहकर तनिष्क फिर से उठने की कोशिश करता है तो प्राची उसे फिर से रोकते हुए गुस्से में तनिष्क को घूरकर दांत पीसकर, ठीक है तुमने जो कहा वही होगा, मैं ही पहले डिनर करूंगी। तनिष्क प्राची को देख मुस्कुरा देता है तो प्राची उसे कुछ देर घूरने के बाद अपनी पैर पटक के रूम से बाहर निकल जाती है। प्राची को जाते देखा तनिष्क मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। एपिसोड 74 मैं शादीशुदा हूँ। अब आगे।
देखते ही देखते 1 महीना बीत जाती है और अब तनिष्क ठीक हो चुका था, बस जख्म के निशान ही थे जो धीरे धीरे मिट रहे थे। प्राची ने इन 1 महीना तनिष्क का बहुत देखभाल किया है और इस बीच वह दोनों करीब भी आ गए थे बहुत। जंगल के बीच खंडहर में मिस्टर चतुर्वेदी और मिस्टर चोपड़ा अभी सोफे पर बैठे थे। उनके सामने कुछ पेपर्स पड़े थे, वहीं उनके सामने हर्षद, श्रेया, अंकित, मैक्स बैठा था। सभी एक्स का इंतजार कर रहे थे। अंकित हर्षद को देख, तुझे क्या लगता है एक्स अब क्या करेंगे? हर्षद अंकित को देख, वही जो उनको करना है, बुराई का अंत। मिस्टर चोपड़ा सभी को देख, अगर एक्स ने उसे चुना तो हम एक्स को सूट कर देंगे। मिस्टर चतुर्वेदी मिस्टर चोपड़ा को देख, पहले एक्स को आने दो, वह क्या करेगा पहले ये जान ले फिर सोचना। मिस्टर चोपड़ा मैक्स को देख, तुम्हें क्या लगता है एक्स किसे चुनेगा? मैक्स बस उनको देखता है पर कुछ कहता नहीं, जिससे मिस्टर चोपड़ा चिढ़ते हुए कहते हैं, मैं तुम सबका चीफ हूँ, तुम मुझसे ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते मैक्स। मिस्टर चोपड़ा के बात खत्म होते ही एक आवाज आता है, तो क्या आप किसी के बारे में ना जानकर ही फैसले सुना सकते हैं मिस्टर चीफ? वैसे मुझे कोई नहीं मार सकता, सिर्फ एक को छोड़कर जिसे मैंने खुद ये हक दिया है, पर वह कभी ऐसा करेगी नहीं। सभी पीछे देखते हैं जहां एक्स ब्लैक कलर की हुडी पहने आ रहा था। उसे देख मैक्स के चेहरे पर स्माइल आ जाता है और हर्षद, श्रेया, अंकित भी स्माइल कर देते हैं। एक्स अक्कर मिस्टर चोपड़ा के सामने बैक टेबल पर रखे पेपर्स को उठाते हुए, अगर मैं उसे चुनता तो ये पेपर्स और फोटो आप लोगों तक नहीं पहुंचता। सच जानने के बाद ही मैं सच को दबा देता। मेरे लिए करीब से करीब रिश्ते से भी ऊपर मेरा देश है, उसके बाद सब। एक्स की बात सुनकर मिस्टर चतुर्वेदी मुस्कुराकर कहते हैं, मुझे तुमसे इसी की उम्मीद थी एक्स। एक्स कुछ नहीं कहता और उन फोटोज को देखते हुए पेपर्स को पढ़ने लगता है। तभी मिस्टर चोपड़ा कहते हैं, अब तुम्हारा आगे की प्लान क्या है? एक्स पेपर्स को टेबल पर रख मिस्टर चोपड़ा को देख, फिलहाल तो अपने वाइफ को एक अच्छे से डेट पे ले जाकर प्रोपोज करने का प्लान है। उसे अब तक मैंने अपने दिल का हाल नहीं बताया, वह बताना है। एक्स की बात सुनकर मैक्स हंस देता है और हर्षद, अंकित, श्रेया किसी तरह अपने हंसी को कंट्रोल करते हैं। मिस्टर चोपड़ा चीरते हुए गुस्से में एक्स को देख, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा एक्स। एक्स बेफिक्री से, तो क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? सच में मेरा यही प्लान है, कल मैं अपने वाइफ को डेट पर ले जाकर प्रोपोज करने वाला हूँ। मिस्टर चोपड़ा गहरी सांस छोड़कर, मैं तुम्हारे लव लाइफ की नहीं हमारे मिशन की बात कर रहा हूँ, उसे लेकर क्या प्लान है तुम्हारा? एक्स सोफे पर झुककर बैठते हुए, उस बारे में कुछ सोचा नहीं, पहले सोच लूँ, प्लान बना लूँ फिर बताऊंगा। मिस्टर चतुर्वेदी एक्स को देख, तुम एक मंथ अपने वाइफ के प्यार और केयर से कुछ ज्यादा ही आलसी नहीं बन गए? एक्स मिस्टर चतुर्वेदी को देख, हाँ यह आपसे बेहतर कौन जान सकता है। मिस्टर चोपड़ा को देख, वैसे भी मैं मिस्टर चोपड़ा से कभी यह उम्मीद नहीं रखता क्योंकि वह तो अभी तक कुंवारा है। मिस्टर चोपड़ा एक्स को घूरते हुए, मुझे इन सब फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना था। जितना टाइम मैं अपने वाइफ को देता उतना टाइम मैं अपने देश को देना पसंद करता हूँ। वैसे भी मैक्स भी तो कुंवारा ही है। मैक्स जो अब तक चुपचाप बैठा था वह मिस्टर चोपड़ा को देख, मैं वर्जन नहीं हूँ, मेरा गर्लफ्रेंड है। मैक्स की बात पर मिस्टर चतुर्वेदी मैक्स को देख हैरानी से, ये कब हुआ? तुम तो लड़कियों से नफरत करते थे ना? तो मैक्स, हाँ वह तो अब भी करता हूँ, पर उससे मैं नफरत नहीं करता, उससे मैं प्यार करता हूँ। श्रेया एक्साइटेड होते हुए, कौन है वह लड़की? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मिस्टर चोपड़ा श्रेया को घूरते हुए, जो भी हो तुम नहीं हो तो इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। श्रेया मुंह बनाकर, मैं बनना भी नहीं चाहती। मिस्टर चतुर्वेदी सबको देख, स्टीफन इंडिया आ गया है और वह तनिष्क सिंघानिया पर नजर रख रहा है सियोर होने के लिए। एक्स मिस्टर चतुर्वेदी को देख पाता है। मिस्टर चोपड़ा, तो तुम इतने नॉर्मल कैसे हो? वह तुम्हें और तुम्हारे वाइफ को। एक्स उनको बीच में काटते हुए, आप भूल रहे हैं मेरे वाइफ कौन है, उसके रहते मुझे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप लोग मोहल्ले की एंटियों की तरह बात को 12वां मात दीजिए। मिस्टर चतुर्वेदी मैक्स को देख, हार्ड डिस्क कहाँ है पता चला? मैक्स सिर हाँ में हिलाकर, वह हार्ड डिस्क मेरे पास है। इतना कहकर मैक्स हार्ड डिस्क अपने जेब से निकाल टेबल पर रखता है। मिस्टर चतुर्वेदी हार्ड डिस्क को लेकर देखते हुए, इसका पासवर्ड। श्रेया अपने जेब से एक और हार्ड डिस्क निकाल टेबल पर रख, हमें नहीं पाता और महक भी नहीं कर सकते इसे। हर्षद सबको देख, पासवर्ड शायद स्टीफन रोबोट जानता है, इसलिए किसी भी हाल में ये हार्ड डिस्क उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। मिस्टर चोपड़ा श्रेया के रखे हार्ड डिस्क को लेकर देखते हुए, ये किसका हार्ड डिस्क है? अंकित मिस्टर चोपड़ा को देख, यह नकली है, एक्स ने हमें इसे बनाने को कहा था। मिस्टर चतुर्वेदी एक्स को देख, नकली हार्ड डिस्क का क्या होगा? एक्स दोनों हार्ड डिस्क को लेकर देखते हुए, नकली हार्ड डिस्क स्टीफन के पास जाएगा ताकि वह इसे पासवर्ड से खोलने की कोशिश करे, जिससे हमें पता चल जाएगा असली हार्ड डिस्क का पासवर्ड क्या है। मिस्टर चोपड़ा एक्स को देख, आइडिया बुरा नहीं है। एक्स घमंड से, मेरा आइडिया कभी बुरा होता भी नहीं है।
एक्स की बात सुनकर मिस्टर चोपड़ा बुरा सा मुंह बनाकर, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है एक्स। एक्स उनको देख, मेरे लिए यह बहुत अच्छा है। इतना कहकर एक्स उठकर वहां से जाते हुए, मैं चलता हूँ, कभी जरूरत पड़ेगा तो मिलेंगे। इतना कहकर एक्स वहां से चला जाता है। एक्स को जाते देख मिस्टर चोपड़ा दांत पीसते हुए कहते हैं, इसे तो अब सबक सिखाना ही होगा, बहुत आगे निकाल रहा है ये लड़का। मैक्स उन दोनों को देख, अगली बार से दिन में मीटिंग मत रखना, नहीं तो हमें पहचान जाएगा और साथ में इस जगह का खोज भी उसको मिल जाएगा। इतना कहकर मैक्स असली हार्ड डिस्क को लेकर वहां से चला जाता है और श्रेया, हर्षद, अंकित भी नकली हार्ड डिस्क को लेकर चला जाता है। अंडरस्को सिटी हॉस्पिटल। प्राची डीन के केबिन में सिर झुकाकर खड़ी थी और डीन उसे डांट रहे थे क्योंकि प्राची पूरे 1 महीने बाद हॉस्पिटल आ रही थी। डीन प्राची को गुस्से में देख, तुमने 2 वीक कहकर 1 मंथ छुट्टी ले लिया और मेरा फोन भी नहीं उठाती, तुम तो ऐसे नहीं थे प्राची, तुम्हारे लिए सबसे पहले हॉस्पिटल पेशेंट आती थी। प्राची सिर ऊपर करके डीन को देख, सॉरी डीन, पर मैंने कहा ना, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब था इसलिए मैं नहीं आ पाई, पर अगली बार से ऐसा नहीं होगा। डीन प्राची को घूरते हुए, तो जब इतना ही फिक्र है अपने हस्बैंड की तुम्हें तो तुम हाउस वाइफ ही क्यों नहीं बन जाते। प्राची डीन को देख, डीन ये थोड़ी ज्यादा कह रहे हैं, अब मैं वाइफ हूं तो मेरी फर्ज है अपने हस्बैंड का देख रेख करना, और मैंने कहा ना, मैं 2 मंथ की सैलरी नहीं लूंगी और 1 मंथ फ्री में काम करूंगी, फिर क्या प्रॉब्लम है आपको। डीन गुस्से में, प्रॉब्लम ये है कि तुमने शादी कर लिया, तुम शादी कैसे कर सकते हो। प्राची आंखें छोटी कर, एक्सक्यूज मी सर। डीन प्राची को घूरते हुए, आंखें दिखाता, बंद करो, तुम्हें पता नहीं थी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ, तो तुम किसी और से कैसे शादी कर सकते हो। प्राची एक गहरी सांस छोड़कर, देखिए डीन, मैं आपके बेटे को पसंद नहीं कहती थी इसलिए मैंने उनसे शादी नहीं किया, अब अगर इसलिए आप मुझे हॉस्पिटल से निकालना। प्राची के बात को बीच में काट कर, निकाल जाओ यहाँ से, फिर कभी मुंह उठाकर इस हॉस्पिटल में मत आना। प्राची अपनी सिर हाँ में हिलाकर, ठीक है, तो मैं यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाती हूँ और आपके नाम से कंप्लेंट लिखती हूँ कि आपने मुझे हॉस्पिटल से बस इसलिए निकाल दिया क्योंकि मैंने आपके बेटे से शादी ना करके अपने पसंद से शादी कर लिया, फिर आप सब कुछ हैंडल कर लेना। प्राची की बात पर डीन प्राची को घूरने लगता है और प्राची मुड़कर वहां से जाने लगती है तो डीन प्राची को रोक गुस्से में, तुम्हें इस हॉस्पिटल से नहीं निकाल रहे, तुम अपने केबिन में जाओ और अपने पेशेंट को देखो। प्राची डीन को देखते हुए, पर अभी तो आप कह रहे थे मैं हॉस्पिटल से निकल जाऊं, फिर कभी इस हॉस्पिटल में ना आओ, तो अचानक आप ऐसे पलट गए। डीन गुस्से में फूंसते हुए प्राची को देखता है तो प्राची मुस्कुराते हुए, ठीक है, मैं केबिन में जा रही हूं और आज मैं हॉन्फ टाइम करूंगी। इतना कहकर प्राची केबिन से बाहर निकल जाती है और डीन गुस्से में अपने चेयर पर बैठ जाता है। अंडरस्को। प्राची जब अपने केबिन में जाती है तो अपने चेयर पर सौरभ को बैठे हुए पाती है तो प्राची उसके सामने की चेयर पर बैठ जाती है। सौरभ प्राची को देख, क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? डैड ने कुछ ज्यादा ही सुना दिया क्या? प्राची अपनी सिर पकड़, यार तुम्हारे डैड के पास जाओ, उनको चेक करो, उनकी बीपी शायद अब तक हाई हो गया हैगा। सौरभ हैरानी से, बह भला क्यों, तुमने ऐसा भी क्या कर दिया? प्राची सौरभ को, देख बस उनके सपने तोड़ दिया मुझे अपने बहू बनाने की। सौरभ गहरी सांस छोड़कर, मैं उनको समझा दूंगा कि हम दोनों बस फ्रेंड है और कुछ नहीं। प्राची अपनी सिर हाँ में हिलाकर, हाँ अच्छे से समझाना ताकि फिर यह भूत उनके सिर चढ़ के ना नाचे। सौरभ अपना सिर हाँ में हिलाता है फिर शरारती अंदाज में, वैसे अगर हम दोनों का शादी हो जाए तो बुरा नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, मैं भी डॉक्टर तुम भी डॉक्टर, हमारी जोड़ी मस्त है। प्राची सौरभ के बातों को इग्नोर कर, अब जाओ यहाँ से। सौरभ चेयर से उठकर, हाँ मैं डैड के पास जा रहा हूँ और उनको ये कह रहा हूँ मैं अगर शादी करूंगा तो प्राची से ही, नहीं तो किसी से नहीं। प्राची सौरभ को आंखें दिखाकर, मेरे जूतों की नंबर देखा है, तुम्हारे गाल पर इसका स्टैंप लगवा दूंगी अगर ऐसा कुछ भी कहा तो। सौरभ प्राची के बातों को इग्नोर कर केबिन से बाहर निकल जाता है। प्राची भी उसके बातों को इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे पता था सौरभ बस मजाक कर रहा है। वही प्राची के केबिन के बाहर पर्दों के आमे छुपे मनीषा ने सौरभ की लास्ट की बातें सुनी थी जिसे सुन उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। सौरभ ने भी मनीषा को नहीं देखा था क्योंकि वह पर्दों के आड़ में छुपी थी। अंडरस्को। प्राची अस्पताल से बाहर आती है और अपने बॉडीगार्ड को देखती है जो उसे ही घेर कर उसके साथ चल रहे थे। प्राची सबको इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे पता था वह कुछ भी कहे पर वह उसके साथ ही चलेंगे। सभी कार में बैठ जाते हैं। 2 बॉडीगार्ड पीछे दूसरे कार से आ रहे थे और 2 बॉडीगार्ड प्राची के साथ। प्राची ड्राइव कर रहे बॉडीगार्ड को देख, सेंट्रल एसाइलम ले चलो। बॉडीगार्ड प्राची को देख, एसाइलम क्यों मैडम? प्राची एक गहरी सांस छोड़कर, उस आदमी को देखने जिन्होंने उस दिन मेरे ऊपर हमला किया था।
प्राची की बात पर एक दूसरा बॉडीगार्ड कहता है, पर उसने आपके ऊपर अटैक किया था। प्राची सिर हिलाकर, हाँ इसीलिए उनसे मिलना है और यह जानना है उन्होंने क्यों मेरे ऊपर अटैक किया। पहला बॉडीगार्ड, पर मैडम अगर वह आदमी आपके ऊपर फिर से अटैक करे तो। प्राची मुस्कुराकर, तो आप सब हैं ना, आप सब अपने इस बहन को कुछ नहीं होने देंगे, मुझे पता है। प्राची की बात पर वह दोनों बॉडीगार्ड मुस्कुरा देते हैं। अंडरस्को सेंट्रल एसाइलम। उनकी कार पार्किंग में रुकता है, सभी कार से बाहर एसाइलम के अंदर जाते हैं। उनके जाते ही एक नर्स उनके पास आते हैं। प्राची उस नर्स को देख, कनिका वह आदमी कहाँ है, क्या वह अभी भी वैसे ही है या पहले से बेहतर। कनिका मुस्कुराते हुए, वह पहले से बेहतर है मैडम, और वह बिल्कुल नॉर्मल है, उनको देख लगता ही नहीं वह पागल है, इसलिए उनको अलग कमरे में रखा गया है। प्राची अपनी सिर हिलाकर, मुझे उनके पास ले चलो। कनिका सिर हाँ में हिलाकर आगे आगे जाने लगती है और प्राची के साथ उसके बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे। वह लोग एक रूम में आते हैं और कनिका बाहर रखे सिंगल बेड पर लेटे आदमी को देखते हुए, ये है वह आदमी। प्राची उस आदमी को देखते हुए उनके पास जाकर घुटनों के बल बैठकर उनको पुकारती है, रितेश अंकल। प्राची की आवाज़ सुनकर वह आदमी झट से उठ जाता है और प्राची को देख, तू यहाँ क्या कर रही है, क्या देखने आई है यहाँ। वह प्राची से काफ़ी गुस्से में बात कर रहे थे। प्राची उनको शांत करते हुए, मैं प्राची, आपने मुझे पहचान नहीं रितेश अंकल। रितेश जी नफरत से, तुझे कैसे भूल सकता हूँ। प्राची रितेश जी के चेहरे की भाव को देख रही थी और रितेश जी की आंखों में अपने लिए नफरत देख प्राची के आंखों में आंसू थे। प्राची रोते हुए कहती है, अंकल आप मुझसे नाराज क्यों हैं, मैंने क्या किया, आप मिनल कुहू सभी तो इंडिया छोड़कर चले गए थे ना, तो आपकी ऐसी हालत कैसे हुआ। मिनल कुहू कहाँ है। अब रितेश जी की आंखों में खून उतर आया था। वह प्राची को देख साइड में रखे मिट्टी के कलश को उठाती है प्राची को मारने लिए, पर वह प्राची को लगती उससे पहले बॉडीगार्ड प्राची को वहां से हटा देते हैं और रितेश जी को पकड़ लेते हैं। रितेश जी प्राची को नफरत से देखते हुए बॉडीगार्ड से खुद को छोड़ने की कोशिश कर रही थी और चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मुझे छोड़, मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा, इसे जीने का कोई हक नहीं। रितेश जी की बात सुनकर प्राची को और ज्यादा रोना आ रही थी। कनिका जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। डॉक्टर आकर रितेश जी को एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, जिससे रितेश जी वही बेहोश हो जाते हैं। सभी बाहर आते हैं। एक बॉडीगार्ड रोते हुए प्राची को देख, मैडम आप इस आदमी को जानते हैं। प्राची अपनी सिर हाँ में हिलाकर, हाँ ये मेरी अपनी मामा जी है जो मुझसे और टीना से बहुत प्यार करते हैं। उनकी 2 बेटी भी थी, मिनल और कुहू। मामी जी की डेथ कुहू के जन्म के टाइम ही हो गई थी, उसके बाद उन्होंने फिर शादी नहीं किया, पर कुछ साल पहले वह इंडिया छोड़कर चले गए थे। दूसरी बॉडीगार्ड, अगर वह इंडिया छोड़कर चले गए थे तो यहाँ आए कैसे, और वह भी ऐसे हालत में, और अगर वह आपसे इतना ही प्यार करता है तो वह आपको मारना क्यों चाहते हैं। प्राची अपनी सिर ना में हिलाते हुए, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। कुछ देर तक सभी वहीं पर रहते हैं, फिर प्राची वहां से जाते हैं। चलो अभी तो रितेश अंकल सो रहे हैं, अभी कुछ नहीं हो सकती, किसी और दिन आएंगे। प्राची की बात सुनकर सभी प्राची के पीछे पीछे जाने लगती है। प्राची कार की तरफ जाते हुए अपने बैग से वही नाइफ निकालती है जिससे उस दिन रितेश जी ने उसके ऊपर हमला किया था। प्राची उस नाइफ को देखते हुए कुछ सोच रही थी, तभी वह एक पत्थर से टकरा जाती है और गिरने ही वाली थी, पर कोई उसके कमर से पकड़ उसे गिरने से बचा लेता है। प्राची सिर ऊपर करके देखती है तो उसके सामने एक हैंडसम आदमी था जो उसे ही एकटक देख रहा था। प्राची की नज़र उस लड़के के चेहरे से होते हुए उसके हाथ पर जाती है, जहां उसके हाथ में पकड़ी चाकू घुस गया था और बाहर से खून आ रहा था, पर उस आदमी को तो इससे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह एकटक प्राची को देखे जा रहा था। प्राची जल्दी से सीधी खड़ी होती है और अपने हाथ की नाइफ साइड में खड़े बॉडीगार्ड को देकर, जल्दी से कार से फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। प्राची की बात सुनकर एक बॉडीगार्ड सिर हिलाकर वहां से चले जाते हैं और प्राची उस आदमी को देख उसे साइड के एक बेंच पर बिठाते हुए, सॉरी सर, मैं कुछ सोचते हुए चल रही थी, मैंने आपको देखी नहीं, मेरी वजह से आपको इतना चोट आ गया, आई एम रियली सॉरी सर। वह आदमी जो एकटक प्राची के चेहरे से लेकर उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था, वह प्राची की मीठी आवाज़ सुनकर होश में आता है और कहता है, गॉर्जियस। प्राची जो उस आदमी की शर्ट को फाड़ रही थी ताकि उसके ड्रेसिंग कर सके, उस आदमी के बात सुनकर उनको देखने लगती है, तो वह आदमी बात बदलते हुए, आपको चलते वक्त हयात देना चाहिए, अगर मैं ना होता तो हो सकता था यह नाइफ अपने अंदर घुस जाए। प्राची सिर हिलाकर, मुझे पता है मेरी गलती है, फिर मुस्कुराते हुए, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वह आदमी तो बस कब से प्राची को घूरे ही जा रहा था। वह प्राची की खूबसूरती देख हैरान था, वह प्राची से अपने नजरें ही नहीं हटा रहा था। वही सभी बॉडीगार्ड उस आदमी को आंखें छोटी करके घूर रहे हैं, पर वह आदमी उनको इग्नोर कर रहा था, पर उस आदमी के बॉडीगार्ड तनिष्क के बॉडीगार्ड को घूर रहे थे क्योंकि वह उनके बॉस को घूर रहे थे।
वह बॉडीगार्ड फर्स्ट एड बॉक्स ले आता है और प्राची को दे देता है तो प्राची जल्दी से उस आदमी का ड्रेसिंग करने लगती है। इस बीच भी वह आदमी एकटक प्राची को ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सम्मोहित हो गया हो। एक बॉडीगार्ड दूसरे बॉडीगार्ड के कान में कहता है, यार यह आदमी कितना बेशर्म है, ऐसे किसी लड़की को देखता है क्या? कब से नजर टिकाए बैठे हैं मैडम पर, जबकि मैडम की मांग में सिंदूर और उनके गले में मंगलसूत्र है, फिर भी वह ऐसे मैडम को ही घूरे जा रहे हैं। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर सभी और बुरी तरह से उस आदमी को घूरने लगते हैं। ड्रेसिंग हो जाने के बाद प्राची उसे आदमी को देख, अभी आपकी ड्रेसिंग मैंने कर दी है, बस आप पेन किलर ले लीजिएगा, वह मेरे पास अभी नहीं है, अगर होती तो मैं आपको दे देती, और वैसे भी चोट गहरा नहीं है। आदमी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे करके, थैंक यू मिस, आई एम आशुतोष अग्रवाल। प्राची अपने चेहरे पर स्माइल लाकर आशुतोष से हाथ मिलाकर, हेलो आई एम प्राची गुप्ता। वह आदमी अपना सिर हिलाते हुए, आपकी तो शादी हो चुकी है तो आप मिसेस हुई ना। इस बात को सुनकर प्राची अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह आज अपने मांग के सिंदूर और मंगलसूत्र को छुपाना भूल गई थी और इसी वजह से अस्पताल में सभी उसे घूर घूर के देख रहे थे। ये सब सुनकर प्राची एक गहरी सांस छोड़ती है, फिर अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लाकर, हाँ मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है तो मैं चलती हूँ, बाय। इतना कहकर प्राची अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से चली जाती है। वही आशुतोष जाते हुए प्राची को अभी भी देख रहा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल था। वह अपने हाथ को देखा है जहां पर अभी अभी प्राची ड्रेसिंग करके गई थी और उससे हाथ मिलाई थी। आशुतोष अपने हाथ को छूता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी प्राची के टच को महसूस करना चाह रहा है। आशुतोष प्राची के टच को महसूस कर ही रहा था, तभी पीछे से उसका मैनेजर आकर कहता है, बॉस वह लोग चले गए, अब अंदर चले। आशुतोष मुड़कर अपने मैनेजर को देख, मुझे वह लड़की चाहिए, उसके बारे में पता करो। उसका मैनेजर अपना सिर हाँ में हिलाकर, ठीक है बॉस, हम आज रात को ही उस लड़की को आपके। आशुतोष मैनेजर के कॉलर को पकड़, मुझे वह लड़की एक रात के लिए नहीं चाहिए, मुझे पूरी जिंदगी के लिए वह अपने बिस्तर में चाहिए, तो उसी का इंतजाम करो ताकि वह लड़की मेरे हो सके। मैनेजर डरते हुए, पर बॉस वह शादीशुदा हैं। आशुतोष, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पति को मार दो, कुछ भी करो, पर मुझे वह लड़की चाहिए, बल तुम सबका लेडी बॉस है। मैनेजर जल्दी से डरते हुए अपना सिर हाँ में हिला देता है तो आशुतोष मैनेजर का कॉलर छोड़कर उसके कॉलर को ठीक करते हुए वहां से एसाइलम के अंदर चला जाता है। मैनेजर एक नज़र पीछे खड़े बॉडीगार्ड को देखता है, जो सभी हैरान थे। मैनेजर खुद भी हैरान था कि उसका बॉस किसी को अपने जिंदगी में लाना चाहते हैं, पर वह इस बात में से ज़्यादा ध्यान नहीं देते और जल्दी से भागते हुए आशुतोष के पीछे पीछे चले जाते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या एक्स हॉट डिस्क का पासवर्ड जान पाएगा? क्या एक्स को पता चल गया कौन है स्टीफन और रोबोट? क्या हुआ है रितेश जी के साथ? क्यों जो प्राची से इतना प्यार करते थे वह प्राची की जान लेना चाहते हैं? कौन है यह आशुतोष अग्रवाल? क्या तूफान आने वाला है आशुतोष अग्रवाल के लिए प्राची और तनिष्क के लाइफ में? एपिसोड 75, तनिष्क के नखरे। अब आगे प्राची घर जाती है और एक मेड को देख तनिष्क ने लॉन्च किया, उसको मेडिसिन दिया। मेड सिर झुकाकर, सॉरी मैडम पर सर घर नहीं है, वह आपके जाने के बाद ही घर से बाहर चले गए और अभी तक नहीं आए। प्राची अपनी सिर हाँ में हिलाकर बाहर से अपने रूम की ओर जाने लगती है। वही एक मेड प्राची को देख, मैम शायद गुस्सा हो गए। दूसरी मेड, गुस्सा नहीं टेंशन में आ गए हैं क्योंकि सर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए और वह मैम को बिना बताए बाहर गए, मैम नाराज भी होंगे। इतना कहकर वह सिर ना में हिलाते हुए अपने काम करने लगती हैं। प्राची रूम में जाकर अर्नब को कॉल करती है। एक ही रिंग में अर्नब कॉल रिसीव कर लेता है। प्राची जल्दी पूछती है, भाई तनिष्क कहाँ है? अर्नब धीरे से, बॉस मीटिंग में है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। प्राची, तनिष्क को फोन दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। अर्नब और धीरे से, प्राची यह एक अर्जेंट मीटिंग है। प्राची रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज अर्नब भाई उन्हें फोन दीजिए, उन्होंने दोपहर में शायद कुछ नहीं खाया होगा और मेडिसिन भी नहीं लिया, मुझे उनसे बात करना है, प्लीज भैया। अर्नब मान जाता है और तनिष्क जो मीटिंग में था उसके पास जाकर, बॉस मैम को अब से बात करना है। तनिष्क अर्नब को घूरते हुए, अभी मीटिंग में हूं ना तो बोलो बाद में कॉल करने को। अर्नब सिर हिलाकर तनिष्क से थोड़ा दूर जाता है और तनिष्क भी फिर से मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अर्नब प्राची से कुछ कहता उससे पहले प्राची कहती है, भाई फोन स्पीकर पर द। अर्नब थोड़ा घबराते हुए, पर प्राची बॉस बहुत गुस्सा करेंगे, उनको जरा भी पसंद नहीं कोई उनके काम के बीच आए, प्लीज प्राची मीटिंग हो जाए फिर मैं तुम्हें कॉल करता हूँ तुम बॉस से। प्राची, नहीं मुझे अभी उनसे बात करना है, आप फोन स्पीकर पर दीजिए प्लीज। अर्नब एक गहरी सांस छोड़कर तनिष्क के पास जाकर फोन स्पीकर पर डाल देता है और कहता है, मैंने स्पीकर पर डाल दिया है। अर्नब के इतना कहना ही था कि उधर से प्राची की गुस्से भरी आवाज वहां बैठे सबको सुनाई देता है,
तनिष्क, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मुझसे बिना पूछे घर के बाहर कदम रखने की? अभी तुम्हारे पास 1 घंटे का वक्त है, जल्दी से घर आओ, नहीं तो तुम्हारी एक दिन या मेरी एक दिन। इतना कहकर उधर से कॉल कट हो जाती है। वहां बैठे सभी हैरान थे, साथ में सबके पसीने छूट रहे थे। सभी तनिष्क को देख रहे थे जो गुस्से में अर्नब को घूर रहा था और अर्नब सिर झुकाकर खड़ा था। तनिष्क गुस्से में कहता है, तुम कह नहीं सकते थे प्राची ने कॉल किया? अर्नब डरते हुए, मैंने कहा तो पर अपने ही नहीं माना, और मैम ने कहा स्पीकर पर देने को तो मैंने दे दिया। तनिष्क गुस्से में अर्नब को घूरते हुए कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल जाता है। तनिष्क के जाते ही सभी राहत की सांस लेते हैं। अर्नब को देख एक आदमी कहता है, कौन थी वह डेरेक लेडी जिसने बॉस से ऊंची आवाज में बात किया, उनको धमकाया और ऑर्डर भी दी, और बॉस उसके ऑर्डर मान भी रहे थे? अर्नब सबको देख, वह हमारे लेडी बॉस है। अर्नब के बात पर एक आदमी हंसते हुए, हा 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 हा, फाइनली कोई आ ही गई जिससे बॉस भी डरते हैं, जिसका ऑर्डर बॉस भी फॉलो करते हैं। दूसरा आदमी भी हंसते हुए, हा 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 हा, बीबी है वह बॉस की, और बीबी का ऑर्डर हर किसी को फॉलो करना होता है, क्योंकि बीबी खुश तो लाइफ जिंगालाला। एक और आदमी भी कहता है, हा 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 हा, कहते हैं ना शेर जितना भी ताकतवर हो अपने पत्नी के सामने वह भी बस छोटा सा बिल्ला ही होता है। अर्नब सबको घूरते हुए, मीटिंग ओवर हो गया है तो सभी यहाँ से जा सकते हैं, वरना मैं यहाँ जो भी आप लोगों ने कहा बॉस को कह दूंगा, और हाँ ये बात बाहर नहीं जाना चाहिए। सभी जल्दी से सिर हाँ में हिलाकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अर्नब भी बाहर निकल जाता है। अंडस्को 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 सिद्धार्थ का विला। टीना एक अंधेरे से रूम में थी और फोन की फ्लैशलाइट से कुछ ढूंढ रही थी, तभी बाहर से उसे कदमों की आहट सुनाई देती है, जिससे टीना घबरा जाती है और जल्दी से छुपने की जगह ढूंढने लगती है। वही सिद्धार्थ जब रूम में आता है तो ऐसे रूम का डोर खुला देख उसके एक आईब्रो ऊपर हो जाता है, और वह रूम का लाइट ऑन करता है तो चारों तरफ पेपर्स बिखरे पड़े थे। सिद्धार्थ सब कुछ देखते हुए, बाहर आओ। सिद्धार्थ की बात सुनकर भी कोई बाहर नहीं आता तो इस बार सिद्धार्थ थोड़ा जोर से, मैंने कहा बाहर आओ, मुझे पता है ये तुम ही तो बेबी। इस बार कोने में एक पुरानी कबर्ड था जिसके पीछे से टीना डरते हुए बाहर आती है। सिद्धार्थ टीना को घूरते हुए, मेरे पास आओ। टीना धीरे धीरे सिद्धार्थ के पास आने लगती है तो सिद्धार्थ जोर से कहता है, ऐसे आओगे तो 1 साल लग जाएगा, यहाँ आते आते जल्दी आओ। टीना डर से कांप रही, वह जल्दी से सिद्धार्थ के पास जाकर उससे 2 कदम दूर खड़ी हो जाती है तो सिद्धार्थ उसे और बुरी तरह से घूरते हुए, और पास आओ। टीना 1 कदम आगे जाती है तो सिद्धार्थ उसे कमर से पकड़ खुद के पास खींचकर खुद से चिपका लेता है और टीना की चीन को पकड़ ऊपर करके, तुम यहाँ क्या ढूंढ रही थी? टीना कुछ नहीं कहती तो सिद्धार्थ का पकड़ टीना के चीन पर मजबूत हो जाता है और वह चिल्लाकर कहता है, मैंने कुछ पूछा है तुम्हें, एक बार में बात समझ नहीं आ रही है? सिद्धार्थ के ऐसे चिल्लाने से टीना कांप उठती है और कांपते गले से कहती है, माँ मैं बह में यहाँ। सिद्धार्थ, तुम यहाँ क्या? टीना फिर से चुप थी, वह कुछ नहीं कह रही थी, जिसे देख सिद्धार्थ का गुस्सा बढ़ रहा था। उसका पकड़ टीना पर कसता जा रहा था जिससे टीना को दर्द हो रही थी। टीना अपनी नजरें झुका लेती है और डरते हुए धीरे से कहती है, मैंने उस दिन आपको यहाँ आते हुए देखी थी और सारे मेड भी कहते हैं यहाँ आपके कुछ सीक्रेट है, तो मुझे लगा कहीं यहाँ आपके जीएफ की कोई फोटो होगी और शायद आप उसे ही याद करके यहाँ आते हैं और वही आपकी सीक्रेट है, इसलिए मैं यहाँ उस लड़की की फोटो ढूंढने आई थी। सिद्धार्थ टीना की बात सुनकर शांत हो जाता है और टीना को हक करके, मेरी जीएफ तुम हो, तुम ही मेरे लाइफ में पहली और आखिरी लड़की हो, तो तुम ये सब उटपटांग की बातें सोचकर इनसिक्योर फील मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। टीना जिसने एक राहत की सांस ली थी वह भी सिद्धार्थ को हक कर लेती है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और सिद्धार्थ टीना को गोद में लेकर रूम से बाहर जाते हुए, फिर कभी इस रूम में मत आना, यह फर्स्ट और लास्ट बार था। टीना अपनी सिर हाँ में हिलाती है और सिद्धार्थ के गले में अपनी हाथों को लपेट उसके चेस्ट पर सिर रख देती है। सिद्धार्थ सीधा टीना को डाइनिंग एरिया में ले जाता है और खुद बैठकर टीना को भी अपने गोद में ही बिठा लेता है। मेड उनको खाना सर्व करते हैं जो सिद्धार्थ अपने हाथों से टीना को खिला देता है। टीना भी सिद्धार्थ को अपने हाथों से ही खिला रही थी। खाना खाते हुए सिद्धार्थ कहता है, शाम को रेडी रहना, आज हम तुम्हारे दी से मिलने जा रहे हैं। सिद्धार्थ की बात सुनकर टीना के चेहरे पर चमक आ जाती है और वह सिद्धार्थ को गले लगाकर, थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ टीना के सिर को सहलाते हुए, ऐसे थैंक यू नहीं चलेगा, ऐसे कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को थैंक यू कहते हैं। टीना सिर ऊपर करके सिद्धार्थ के चेहरे को देखती है जो उसके होंठों को देख रहा था, जिसे देख टीना नजरें झुका लेती है। उसकी चेहरा शर्म से लाल हो गई थी जिससे वह और प्यारी लग रही थी। सिद्धार्थ टीना की टी शर्ट के अंदर अपने हाथ डालकर उसके कमर पेट को सहलाने लगता है जिससे टीना की आंखें बंद हो जाती हैं और वह शर्माते हुए सिद्धार्थ के हाथ को हटाकर, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ सभी है, प्लीज मत करिए।
सिद्धार्थ टीना के कमर को दबाते हुए, तो रूम में चले, वहाँ कोई नहीं है। टीना सिर हाँ में हिलाती है तो सिद्धार्थ उसके नेक पर बाइट कर लीक करते हुए, वहाँ पर तुम्हें मुझे अच्छे से थैंक्स करना है। टीना खुद को दूर कर सिद्धार्थ के चेहरे को पकड़, ओके पर प्लीज यहाँ नहीं। सिद्धार्थ जल्दी से टिश्यू से कूद की और टीना की होठों को पोंछकर उसको गोद में लेकर ही सीढ़ियों से ऊपर रूम की ओर चला जाता है। अंडरस्को अंकित का अपार्टमेंट। अंकित जो आराम से सो रहा था, अचानक उसके ऊपर ठंडा पानी गिरता है तो अंकित जल्दबाजी में करवट लेकर उठने को होता है, तभी वह बेड से नीचे गिर जाता है और उसके दर्द से भरे चीख सुनाई देता है, आहे माँ। अंकित कमर पकड़ उठ बैठता है और सामने देखता है जहां सृष्टि खाली बकेट लेकर खड़ी उसे ही देख रही थी। अंकित गुस्से में दांत पीसते हुए, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर पानी डालने की। सृष्टि साइड में रखे एक और बकेट जिसमें पानी थी उसे उठाकर अंकित के ऊपर डाल देती है और कहती है, ऐसे हुई मेरी हिम्मत। अब अंकित गुस्से में पागल हो रहा था, वह उठकर सृष्टि के ओर बढ़ता है पर तभी पानी में उसका पैर फिसल जाता है और वह धड़ाम के आवाज के साथ मुंह के बल फ्लो पर गिर जाता है और उसकी दर्दनाक चीख सृष्टि के कान में पड़ती है, आह है। सृष्टि जल्दी से अंकित के पास जाती है तो अंकित गुस्से में उसे हाथ दिखाकर, दूर रहो मुझसे, तुम्हें मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ये तुम्हारी किस्मत है और तुम मेरे ही कमर तोड़ने पर लगे हो। सृष्टि अंकित के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करते हुए, मैं तो अपना काम ही कर रही हूँ सर, आप ही तो कहते हैं मैं आपका नौकर हूँ और मैं अपने मालिक को ऐसे गंदे रहने नहीं दे सकती। अभी दोपहर हो गई है पर अभी तक आपने नहाया नहीं, इसलिए बस मैंने। सृष्टि के इतना कहते कहते पीछे से एक लड़के और लड़की की हंसने की आवाज सुनाई देता है, जिससे सृष्टि अंकित को छोड़ पीछे देखती है जहां श्रेया और हर्षद खड़ा था। उन दोनों को देख हंस रही थी। उनको देख सृष्टि सिर झुकाकर रूम से बाहर चली जाती है। सृष्टि जान चुकी थी अंकित के साथ श्रेया और हर्षद भी मिला हुआ है, पर श्रेया और हर्षद अंकित की तरह उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करता था और ना उसे नौकर की तरह ट्रीट करता था, जिससे सृष्टि उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देती थी क्योंकि उन्होंने कई बार अंकित के गुस्से से भी उसको बचाया था। श्रेया और हर्षद अंकित को उठाकर सोफे कर बैठाता है। वह अभी भी भीगा हुआ था, उसके बालों से पानी टपक रहा था और गुस्से और दर्द से उसका चेहरा लाल हो गया था। श्रेया अंकित को सोफे पर लेटा के उसके टी शर्ट को ऊपर कर कमर को देखता है जो इतने ही टाइम में सूज गया था। श्रेया गहरी सांस छोड़कर, तुझे क्या जरूरत थी दोपहर को सोने की और तूने अभी तक नहीं नहाया, मुझे लगा तू नहाकर ही मीटिंग में गया है। हर्षद हंसते हुए, हा 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 हा, आज जो हुआ ना अंकित तेरे साथ ही वेस्ट है, सृष्टि ही तुझे सीधा कर सकती है। अंकित गुस्से में, चुप कर नहीं तो तेरा कमर तोड़ दूंगा मैं, उस लड़की को तो देख लूंगा। आया है मम्मा, कितना दर्द हो रहा है। हर्षद और जोर जोर से हंसते हुए, हा 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 हा, अनकु पहले तू खुद का कमर ठीक कर फिर मेरा तोड़ना। अंकित कुछ कहता तभी वहां सृष्टि आ जाती है। उसके हाथ में एक छोटी सी कटोरी थी जिसमें सरसों की तेल थी और उसके ऊपर कुछ व्हाइट व्हाइट सा भी दिख रहा था। अंकित गुस्से में सृष्टि को घूरने लगता है। हर्षद सृष्टि के पास जाकर उस सरसों के तेल को देखते हुए, यह क्या लाए हो तुम सृष्टि, घर में मूव या वोलिनी नहीं है। सृष्टि सर झुका के, नहीं है सर, मेरे पैर पर चोट लगी थी तो मैंने लगा ली थी और यह सरसों के तेल है और उसके ऊपर ये लहसुन है, ये मैंने गर्म किया है, ये सर की कमर पर लगाकर अच्छे से मसाज करने से उनका दर्द सूजन कम हो जाएगा, कमर भी जल्दी ठीक हो जाएगी। श्रेया, ये तुम्हें कैसे पता। सृष्टि श्रेया को देख, मुझे लिली ने बताया था, ये बहुत अच्छी काम करती है। अंकित सृष्टि को घूरते हुए, तुम ये सब जो भी बना कर लाए हो कुछ भी मेरे ऊपर ट्राई मत करना, क्या जाने तुम क्या मिलाकर लाए हो सकता है तुम इसमें मिर्ची भी डालकर लाए होंगे, दूर रखो ये सब मुझे। सृष्टि अंकित को देख, मैंने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया, इससे आपकी दर्द कम हो जाएगी। अंकित अपना सिर ना में हिलाते हुए कुछ कहता कि श्रेया कहती है, ठीक है तुम अंकित का मसाज कर दो। सृष्टि थोड़ी हिचकिचाकर, मैं। हर्षद, हाँ तुम। सृष्टि हर्षद को देख, सर आप मसाज कर दीजिए ना। अंकित चिल्लाकर, किसी के मसाज करने की जरूरत नहीं है, सभी दूर रहो मुझसे। श्रेया सृष्टि को देख, सृष्टि डरो मत, जाओ हम हैं ना। श्रेया की बात सुनकर इस बार सृष्टि कुछ भी नहीं रहती और चुपचाप जाकर सोफे के पास बैठ जाती है और अंकित की पीठ को देखती है जो सूज गई थी, जिसे देख सृष्टि को काफी बुरा लगती है क्योंकि उसी की वजह से यह हुई थी। सृष्टि उस गर्म तेल को अपने हाथ में लेकर अंकित की कमर पर मसाज करने लगती है। सृष्टि के सॉफ्ट हाथ अपने कमर पर महसूस करके अंकित के पूरे बॉडी पर एक कर्ट सा दौड़ जाता है और उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगता है, पर यह सब इग्नोर कर अंकित चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये लड़की मुझे मारना चाहता है, हटाओ इस लड़की को। पर अंकित की बात कोई भी नहीं सुनता, उल्टा हर्षद अंकित का हाथ और श्रेया अंकित का पैर पकड़ लेता है ताकि सृष्टि ठीक से उसका मसाज कर सके। अंकित जिसे पहले पहले बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था, धीरे धीरे उसका दर्द कम होता जा रहा था और उसकी जगह उसे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था।
_____। तनिष्क का विला। तनिष्क घर आता है और घड़ी में टाइम देखता है तो अभी 1 घंटे नहीं हुए थे। तनिष्क जल्दी से रूम में जाता है तो सामने ही प्राची सोफे पर बैठा डोर को ही घूर रहा था। तनिष्क के आते ही प्राची बेल बजाती है और तनिष्क को देख 20 मिनट के अंदर नहा कर आओ। तनिष्क अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप सिर हिलाकर वॉशरूम में चला जाता है। 20 मिनट बाद तनिष्क व्हाइट कलर की बाथरोब पहने बाहर आता है और प्राची को देखता है जो उसे ही घूर रही थी। तनिष्क प्राची के करीब जाते हुए, क्या हुआ खरगोश, मैं कब से देख रहा हूँ, तुम्हारी नज़र मुझसे हट ही नहीं रही, आज कुछ करने का मन है क्या? प्राची तनिष्क के हाथ पकड़ उसे खिंचकर बेड पर बिठा देती है और उसके हाथ से टॉवल लेकर उसके बाल पोंछने लगती है। तनिष्क प्राची के हाथ को पकड़ उसे आगे की ओर खींचता है जिससे प्राची उसके गोद में जा गिरती है और हैरानी से तनिष्क को देखने लगती है। तनिष्क प्राची को देखते हुए, सॉरी मेरा एक अर्जेंट मीटिंग था इसलिए मुझे जाना पड़ा। प्राची अपने चेहरे को दूसरी साइड कर, जब जाते वक्त मुझे बताना जरूरी नहीं समझे तो अभी किस खुशी में बता रहे हो, वैसे भी मैंने तुमसे नहीं पूछा। तनिष्क कुछ कहता कि तभी डोर पर नोक होता है तो प्राची जल्दी से तनिष्क के गोद से उठ जाती है और खुद के कपड़ों को ठीक कर अंदर आ जाऊं। प्राची के कहते ही एक मेड अंदर आती है जिसके हाथ में खाने की ट्रे थी। प्राची उनको देख मुस्कुराकर, टेबल पर रख दो। मेड खाना टेबल पर रख चले जाते हैं। मेड के जाते ही प्राची तनिष्क के ओर मुड़ती है, तभी तनिष्क फिर से प्राची की हाथ पकड़ उसे अपने गोद में बैठा लेता है। प्राची तनिष्क की गोद से उठने लगी तो तनिष्क ने उसे कमर से पकड़ लिया और क्यूट सा फेस बनाकर कहा, सॉरी कहा ना, अब मान भी जाओ ओके, अब से अगर मैं पॉटी करने भी जाऊंगा तो तुम्हारे परमिशन लेकर जाऊंगा। प्राची तनिष्क को अजीब नजरों से देखते हुए, तुम तय क्या कह रहे हो, निब्बा बन गए क्या? तनिष्क आंखें छोटी करके, निब्बा? ये निब्बा क्या है? प्राची सिर ना में हिलाते हुए, कुछ नहीं है, अब तुम जल्दी से खाना खा लो फिर मेडिसिन भी लेना है। तनिष्क सिर ना में हिलाते हुए, अभी मैं ठीक हूँ, मैं मेडिसिन नहीं लूंगा। प्राची आंखें छोटी करके तनिष्क को घूरती है तो तनिष्क मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है मैं मेडिसिन लूंगा अगर तुम प्यार से अपने हाथों से मुझे खाना खिलाओ तो। प्राची कुछ नहीं कहती, बस तनिष्क के गोद से उठकर जाके टेबल से खाने की प्लेट को लेकर चम्मच से तनिष्क को खिलाने जाती है तो तनिष्क उसे घूरते हुए, मैंने कहा तुम अपने हाथों से मुझे खाना खिलाओगे, चम्मच से नहीं। प्राची एक गहरी सांस छोड़कर चम्मच को साइड में रख अपने हाथ से तनिष्क को खिलाने लगती है तो तनिष्क भी खाना खाने लगती है। खाना खाते हुए कभी कभी तनिष्क प्राची के उंगलियों में हल्के हल्के बाइट सक और लीक कर रहा था जिससे प्राची उसे घूर रही थी, पर तनिष्क तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे पता ही नहीं प्राची क्यों उसे ऐसे घूर रही है। प्राची एक गहरी सांस छोड़कर कुछ कहे बिना चुपचाप तनिष्क को खाना खिलाती है और फिर मेडिसिन लेकर तनिष्क को देती है। तनिष्क मेडिसिन को एक नज़र देख प्राची को देखते हुए, मुझे मेडिसिन नहीं खाना। प्राची अपनी आंखें छोटी करके, यह क्या बात हुई, अभी तुम कह रहे थे खाना खिलाऊंगी तो मेडिसिन लोगे और अभी मना कर रहे हो, तुम तो अच्छे दोगले आदमी हो। तनिष्क प्राची को घूरते हुए, जब से मैं आया हूं तुम मुंह बनाए बैठे हो, मुझसे ठीक से बात नहीं कर कहे सवाल किए बिना मेरे बात मान रहे हो, मैंने सॉरी कहा फिर भी गुस्सा। प्राची तनिष्क को रोकते हुए, वेट वेट, तुम कहना क्या चाहते हो बह कहो। मैं तुम्हारी बात मानूं तो तुम्हें प्रॉब्लम, ना मानूं तो प्रॉब्लम, बात करूं तो प्रॉब्लम, ना करूं तो प्रॉब्लम, तुम कहना क्या चाहते हो क्लियरली कहूं। तनिष्क दूसरे साइड चेहरा करके, कुछ नहीं कह रहा और मुझे मेडिसिन भी नहीं लेना, जाओ यहाँ से तुम। इतना कहकर तनिष्क रूम से बाहर निकल जाता है। प्राची इरिटेट होते हुए कहती है, मुझे यहाँ से जाने को कहकर कूद चला गया, अजीब है, शायद इसके सिर में भी चोट लगा है जो इनविजिबल है, नहीं तो यह मेंटल आदमी 1 महीने से ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ऊपर से हमेशा लड़कियों की तरह नखरे दिखाना रहता है। इतना कहकर एक गहरी सांस छोड़कर प्राची भी मेडिसिन लेकर रूम से बाहर निकल जाती है। स्टडी रूम। तनिष्क ने स्टडी रूम में बने क्लोजेट रूम में चेंज कर लिया था। उसने एक सिंपल सा स्काई ब्लू कलर की शर्ट और वाइट कलर की लोअर पहना हुआ था, बाल बिखरे हुए थे जिससे वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अभी वह बस टेबल में बैठ लैपटॉप ओपन ही किया था कि तभी वहां पर प्राची मेडिसिन लेकर आ जाती है। प्राची को देखकर भी तनिष्क उसे अनदेखा कर अपने काम करने लगता है जिसे देख प्राची की आंखें छोटी हो जाती हैं। प्राची तनिष्क के पास आकर उसके लैपटॉप को लेकर बंद कर देती है तो तनिष्क उसे घूरते हुए, यह क्या है? लैपटॉप दो, एक अर्जेंट ईमेल आया है, मुझे उसे देखना है। प्राची मेडिसिन आगे करके, मेडिसिन लो फिर मैं तुम्हें लैपटॉप देकर चली जाऊंगी। तनिष्क प्राची को घूरता है और फिर टेबल के नीचे ड्रॉयर से एक और लैपटॉप निकाल उसमें काम करने लगता है तो प्राची एक गहरी सांस छोड़कर, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो तनिष्क? तुमने जो कहा मैंने किया ना, अब मेडिसिन ले लो वरना। तनिष्क प्राची को घूरते हुए, वरना क्या? क्या कर लोगी तुम?
प्राची उसे कुछ देर घूरने के बाद तनिष्क की गोद में आकर बैठ जाती है और अपने मुंह में दवाई लेकर तनिष्क के होंठों पर होंठ रख दवाई उसके मुंह में डाल देती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक तनिष्क वह दवाई खाना लेता हो। प्राची की अचानक इस हरकत पर तनिष्क बुरी तरह से हैरान था और आंखें फाड़े प्राची को देख रहा था। तनिष्क को दवाई खिलाकर प्राची उसके होंठों को छोड़कर उसके गोद से उठ जाती है और एक लैपटॉप को साइड में रख दूसरे को तनिष्क के सामने कर ओपन करके अब अपना काम कर सकते हो, इतना कहकर प्राची जाने लगती है तो तनिष्क होश में आता है और जाते हुए प्राची को देख जल्दी से जाकर उसके हाथ पकड़ अपने पास खींच, ऐसे आग लगाकर आग ना बुझाकर ही जा रहे हो, दिस इज नॉट फेयर खरगोश। प्राची तनिष्क से खुद को छुड़ाते हुए, तनिष्क तुमको एक इम्पोर्टेंट ईमेल आ। तनिष्क प्राची के होंठों पर उंगली रख, शश अभी मुझे तुम्हारे मुंह से यह नहीं कुछ और आवाज सुनना है। तनिष्क की बात पर प्राची सिर नीचे कर लेती है। उसकी चेहरा शर्म से लाल हो गई थी और दिल की धड़कन दूंगी स्पीड में धड़क रही थी जिसकी आवाज तनिष्क भी सुन पा रहा था। तनिष्क का दिल भी जोर से धड़क रहा था जिसकी आवाज प्राची सुन पा रही थी। प्राची धीरे से तनिष्क को खुद से दूर करते हुए, तनिष्क प्लीज तुम अभी। तनिष्क सिर झुकाकर प्राची के नेक पर किस करने लगता है और फिर प्राची के नेक पर जोर से बाइट कर प्राची से दूर जाकर पलट के गहरी सांसें लेते हुए, सॉरी। प्राची जो आंखें बंद करके खड़ी थी तनिष्क के ऐसे दूर जाने से और सॉरी कहने से, वह आंखें खोल तनिष्क को देखती है जो उसके और पीठ करके खड़ा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। प्राची अपनी आंखें बंद करती है और पलटकर बाहर से चली जाती है। प्राची के जाते ही तनिष्क पलटकर जाते हुए प्राची को देखता है और अपने आंखें बंद कर लेता है।